नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आज क्रिसमस है और मैं आप सभी दर्शकों को बड़े दिन की और क्रिसमस की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। आज राहुल गांधी ने भी अपने अंदाज में क्रिसमस की शुभकामनाएं सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया या एक्स किया कह सकते हैं आजकल आज की भाषा में, और जो कुछ लिखा है देखिए कि आपके दिलों में मोहब्बत, घरों में खुशियां और जीवन में शांति बनी रहे, मैरी क्रिसमस। ये कह रहे हैं राहुल गांधी क्रिसमस पे। बिना किसी राजनीतिक भाषा के राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला अपना फलसफा लोगों तक फिर पहुंचाया है। और इधर बीजेपी भी आज क्रिसमस के रंग में नजर आई है दोस्तों। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च पहुंचे थे और प्रेयर में शामिल हुए, जबकि पीएम मोदी ने अगले लोकसभा चुनावों से पहले अब ईसाइयों के साथ अपना रिश्ता कायम कर लिया है। आज क्रिसमस के एक छोटे से एक कार्यक्रम में, छोटा नहीं कार्यक्रम बड़ा था, पीएम मोदी का कार्यक्रम छोटा कैसे कह सकता हूं मैं, माफी चाहूंगा। तो एक बड़ा कार्यक्रम क्रिसमस के मौके पर इन्होंने किया और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ईसाई समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा ईसाइयों के साथ बहुत पुराना नाता है। हाल ही में मुझे पोप से मिलने का भी मौका मिला था। और क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जरा सुन लेते हैं। एक छोटी सी बाइट सुना देता हूं, सुनिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है। बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है। बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। तो सुन रहे थे आप दोस्तों, पीएम मोदी के रिश्ते जोड़ने के इस तरीके को अब समझना बहुत आसान हो गया है। जब जहां चुनाव होते हैं वहां से मोदी जी का कोई ना कोई रिश्ता निकल ही आता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेलंगाना हो या हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, असम हो या केरल में चुनाव हो, हर जगह मोदी ये बता देते हैं कि उनका वहां से रिश्ता कैसे बना हुआ है। आप याद कीजिए, वेस्ट बंगाल में जब चुनाव था तो बड़ी सी लंबी सी दाढ़ी उन्होंने रख ली थी और रविन्द्रनाथ टैगोर की छवि अपने आप में झलकाने की कोशिश उन्होंने की थी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और मोदी जानते हैं कि इस बार राम मंदिर का उद्घाटन करके भी जीत तय नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि सामने मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। इसीलिए मोदी अब सिख, बौद्ध, ईसाई ऐसे तमाम समुदायों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि फिर भी बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि इंडिया के तेवर तो अभी से तल्ख दिख रहे हैं। इंडिया मतलब जो विपक्षी दलों का गठबंधन, उसकी बात मैं कर रहा हूं। शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन में थोक के भाव से सांसदों का निलंबन हुआ, आप जानते हैं, और थोक के भाव में सांसदों का निलंबन बीजेपी को भारी पड़ने वाला है। इस निलंबन के बाद ही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी, जिसका रोना अब तक बीजेपी रो रही है और घूम घूम कर राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है। आप बता दूं कि जगदीप धनखड़ साहब को इतनी परेशानी हुई, उन्होंने कहा मिमिक्री से मुझे कोई परेशानी नहीं है, परेशानी मुझे उस वीडियो बनाने वाले से है। कौन? तो राहुल गांधी, जो वीडियो बना रहे थे। लेकिन इसी कार्यक्रम में एक बार मैंने एक सवाल जरूर पूछा था कि आखिर राहुल गांधी जिस मिमिक्री की वीडियो बना रहे थे, राहुल गांधी की वीडियो किसने बनाया है? वो भी एक महत्वपूर्ण है, उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। खैर, एक दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, आप देख रहे हैं तस्वीर स्क्रीन पे, और वहां उन्होंने राहुल गांधी पर फिर से निशाना साधा। क्या कुछ कहा है जरा सुन लेते हैं। जगदीप धनखड़ साहब वैसे भी बहुत बड़े नेता हैं, बड़े आदमी हैं और देश के सेकंड पोजीशन यानी कि राष्ट्रपति के बाद उन्हीं का नंबर आता है, उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा मन रात को माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा दुखी हो गया। हमारे एक पार्लियामेंटेरियन हार्वर्ड में जाकर कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी पेरिल में है, भारत में प्रजातंत्र को खतरा है। लेट मी टेल यू बॉयज एंड गर्ल्स,
India is the only country in the world that has constitutionally structured democracy at the village level, at the Panchayat Samiti level, at the district level, at the state level, at the central level. India is the only country where power transfer is by the ballot. मेरा मन रात को माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा दुखी हो गया। तो आप सुन रहे थे यहां पर जगदीप धनखड़ साहब, कहीं ना कहीं निशाना पर राहुल गांधी और बीजेपी या बीजेपी के लोग राहुल गांधी को क्यों निशाने पे ले रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा सवाल ही आपके सामने नहीं रख रहा हूं। इस सवाल का जवाब आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज पूर्व कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील, देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक कपिल सिब्बल, और अब तो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में कहा है कि राहुल गांधी ने इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पर चलाया भी नहीं। कौन से वीडियो? ये उस वीडियो की बात हो रही है जहां कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की थी जगदीप धनखड़ की, और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। थोड़ी देर वो देख रहे थे, उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था। तो लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पर चलाया भी नहीं, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही सवाल उनका है कि आखिर जब उन्होंने चलाया नहीं तो गलत क्या है। आपको बता दूं कि सिब्बल अभी समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन वो जिस तरह राहुल गांधी की पैरवी कर रहे हैं उससे समझ आ रहा है कि इंडिया में अब सभी दल मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। 19 दिसंबर की बैठक के बाद, आप जानते हैं दिल्ली में 19 दिसंबर को बैठक हुई, चौथी बैठक थी इंडिया गठबंधन की, और इस बैठक के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की जो खबरें आई थी उन्हें भी नीतीश ने आज खारिज कर दिया है और बताया है कि सब ठीक है, इंडिया में सब कुछ ठीक है। नीतीश बस चाहते हैं कि अब फैसले लेने में देर न किए जाए, देर ना हो फैसला लेने में। ये बात नीतीश कुमार जरूर कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इंडिया में सब कुछ ठीक है। कौन कहता है कि मैं नाराज हूं? बिल्कुल नाराज नहीं हूं, यह नीतीश कुमार ने कहा है, और ये एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने दोहराया। और आप याद कीजिए कि मुंबई की बैठक के बाद भी यही बात कही गई थी, और ऐसी ही बातें हुई थी बेंगलुरु की बैठक जब इंडिया गठबंधन की हुई थी वहां भी। तो लगातार गठबंधन की बैठक होती है और मीडिया का एक धड़ा गठबंधन के नेताओं में, और खासकर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी या अखिलेश यादव, इनकी नाराजगी को सामने लेके आ जाता है, बाहर है मीडिया। और इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज फिर से एक चिट्ठी लिखकर जगदीप धनखड़ को बता दिया है कि वे आज यानी 25 दिसंबर को उनसे मुलाकात नहीं कर सकते हैं। आपको बता दूं कि सांसदों के निलंबन पर 146 सांसद जो थोक के भाव निलंबित किए गए, उन सांसदों के निलंबन पर चर्चा के लिए जगदीप धनखड़ ने आज की तारीख कांग्रेस अध्यक्ष को दी थी। पहले धनखड़ ने चिट्ठी लिखी, फिर खड़गे ने चिट्ठी लिखी, फिर धनखड़ ने चिट्ठी लिखी। तो यहां चिट्ठी का जो खेल चल रहा है उसमें जगदीप धनखड़ ने कहा कि आइए आप हमसे मुलाकात कीजिए, बात कीजिए, हम लोग बैठ के बात करना चाहते हैं। और अच्छा भी है, लोकतंत्र में बातचीत की जरूरत भी है। लेकिन खड़गे ने अपनी चिट्ठी में यह लिखा था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सांसदों का सामूहिक निलंबन पूर्व निर्धारित प्रतीत होता है और सरकार द्वारा पूर्व नियोजित भी प्रतीत होता है। ये आप देख लीजिए, यहां साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से सांसदों का जो सामूहिक निलंबन किया गया है वो पहले से निर्धारित है, ऐसा प्रतीत होता है, और सरकार द्वारा पूर्व नियोजित भी है। यानी कि सरकार पहले से चाहती थी कि ये लोग इन लोगों को, इन तमाम सांसदों को निलंबित किया जाए, और वैसा ही प्रतीत भी हो रहा है, पहले से सब कुछ तय था। इसीलिए यानी कांग्रेस ने साफ साफ बतला दिया है कि सांसदों का निलंबन सरकार की सोची समझी चाल थी, या सरकार ने सोच समझकर ऐसा किया है और इसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ेगी। यानी राजनीति के अखाड़े में अब विपक्ष से बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। वहीं कुश्ती के अखाड़े की बात सुन लीजिए दोस्तों, कुश्ती के अखाड़े में भी बीजेपी पस्त दिख रही है। साक्षी मलिक के संन्यास की घोषणा के बाद जाट वोट खोने के डर से बीजेपी ने नए कुश्ती संघ को निलंबित तो कर दिया, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पर अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी के खिलाफ आज मोर्चा खोला है। प्रियंका गांधी ने एक लंबी पोस्ट एक्स पर डाली है ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन एक छोटा सा दो तीन लाइन आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जहां भी किसी महिला पर अत्याचार होता है, यह सरकार अपनी पूरी सत्ता की ताकत के साथ आरोपी को बचाती है और पीड़ित को ही प्रताड़ित करती है। देखिए, छोटी मोटी बात यहां नहीं लिख रही है प्रियंका गांधी, साफ साफ कह रही हैं। एक आरोप है मोदी सरकार पर, इससे बड़ा आरोप नहीं हो सकता, लेकिन क्या इस आरोप में कहीं दम नहीं है? ये बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा दम है।
कह रही है प्रियंका गांधी कि जहां भी किसी महिला पर अत्याचार होता है, यह सरकार अपनी पूरी सत्ता की ताकत के साथ आरोपी को बचाती है और पीड़ित को ही प्रताड़ित करती है। सियासत की इस उठापटक में नजर आ रहा है दोस्तों कि विपक्ष पूरी ताकत से बीजेपी को घेरने में लगा है। 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत पर ईवीएम में छेड़खानी का आरोप भी विपक्ष ने लगाया था, जिसे बीजेपी ने सरासर खारिज कर दिया था। मगर अब राहुल गांधी के करीबी और संचार विशेषज्ञ राजीव गांधी के दोस्त सैम पित्रोदा ने बताया है कि वीवीपैट को जोड़ने के बाद ईवीएम में छेड़खानी संभव है। यानी कि यहां वीवीपैट और ईवीएम दोनों, पहले जब ईवीएम में छेड़खानी सपोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सैम पित्रोदा बता रहे हैं कि वीवीपैट को आप ईवीएम के साथ जोड़ रहे हैं तो यहां छेड़खानी संभव है और इसी पहलू पर विचार करने की जरूरत है और इसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है इंडिया गठबंधन को, विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को। यह बात कौन कह रहा है? तो राहुल गांधी के करीबी और आज की तारीख में विदेश मामलों के तमाम जो कार्यक्रम होते हैं उसके कर्ता धर्ता सैम पित्रोदा, जो भारत में संचार क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, जिनके साथ मिलकर राजीव गांधी यानी राहुल गांधी के पिताजी वो भारत में कंप्यूटर लेकर आए, दूरभाष यानी टेलीफोन में बहुत परिवर्तन करवाया, बहुत कुछ हुआ। तो आइए दोस्तों अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। महिला पहलवान हो, सांसदों का निलंबन हो, ईवीएम हो या मिमिक्री हो, कोई भी मुद्दा इस बार इंडिया नहीं छोड़ रहा है। आप साफ देख रहे हैं कांग्रेस और उसके साथ बाकी सभी दल पुरजोर तरीके से बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। तो क्या 2024 के अखाड़े में बीजेपी को मिलेगी मात? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा यही करेंगे कि इंडिया ने कर दी है मुद्दों की बरसात और बीजेपी की पुरजोर घेराबंदी उन मुद्दों के साथ इंडिया तो कर रहा है, लेकिन बीजेपी क्या कुछ कर रही है और इंडिया कैसे इसमें आगे दिखाई देता है। चलिए इन सब की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। आप तीनों का स्वागत है। थोड़ी देर में और भी 3 साथी जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आज खास दिन है, क्रिसमस है और एक बार फिर से बड़ा दिन कहिए, बचपन में हम लोग यही सुना करते थे, बड़ा दिन या क्रिसमस। इन सब की शुभकामनाएं आप सबको। सीधे आना चाहता हूं सबसे पहले डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास ये मुद्दों की बरसात को किस ढंग से आप देखते हैं? दीपक जी। जी निश्चित रूप से, जैसे आप इस समय अगर देखें तो ज्यादातर मामलों में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जो है वो बैकफुट पर आपको नजर आएगी। अगर पहले हम कल की बात करें तो जिस प्रकार से कुश्ती महासंघ को जो निलंबित किया गया और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खास आदमी जो संजय सिंह हैं उनको जिस प्रकार से हटाया गया एक तरह से, तो ये बताता है, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा हम जानते हैं, और ये जो केंद्र सरकार है मोदी जी की, ये एक तरह से बड़ी स्टबबॉर्न है, बहुत ही हठीली किस्म की है। सामान्यतया अपनी बातों से कभी वो हटती नहीं है, झुकती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पहला मुद्दा हुआ था किसान मामलों में जो हुआ था, उसके बाद का ये दूसरा मामला है, जब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो कुश्ती महासंघ के ऊपर जो एक्शन लिया गया। दूसरी बात, इस समय देखिए कुछ जो कद्दावर पुराने नेता थे, एक तो है कपिल सिब्बल, जिस प्रकार से इनके राहुल गांधी के सपोर्ट में आए हैं, वो भी ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस जो है उसके जो मित्र हैं वो केवल मित्रता को केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि निभा भी रहे हैं। देखिए राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के 2 मित्र थे, बड़ा अंतर है दोनों में। एक सैम पित्रोदा और दूसरे थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने एक समय पाते ही मौका से हट गए वो रास्ते से, और उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन सबको एक तरह से आप देखिए तो अकेला छोड़ दिया। जबकि अमिताभ बच्चन को एक बड़ी लोकप्रियता, हालांकि अपने आप में लोकप्रिय थी ऐसा नहीं है, लेकिन उनको राजनीतिक क्षेत्र में लाने वाले राजीव गांधी थे। आपको याद होगा कि इलाहाबाद जैसी जगह पे किसे हरा कर वो आए थे, ये हमें सब याद है। तो उसके बाद लेकिन सैम पित्रोदा जो है, मानना पड़ेगा उस व्यक्ति को कि उस व्यक्ति ने इस परिवार का साथ नहीं छोड़ा, और जब कांग्रेस सबसे संकट में थी उस संकट में सैम पित्रोदा ने हाथ पकड़ा, और जो विदेश में जो कांग्रेस के जो समर्थक हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके बीच राहुल गांधी को लाया। यूके और अमेरिका में और कुछ और देशों में जब राहुल गांधी इस साल की शुरुआत में गए थे
तो सारा आयोजन जो है वो सैम पित्रोदा ने ही किया था। तो सैम पित्रोदा जो है, इसका मतलब एक तरफ आप ये देखिए कि कांग्रेस के साथ जितने लोग हैं, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे हो चाहे संगठन के रूप में हो, वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। ये ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे मसले हैं, ये मसले देखिए एक तरह से आंदोलन के लिए भी विषय दे रहे हैं। अब ये कांग्रेस और गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन के जो दल है, उनको उठाए जाने की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से तुरंत साक्षी मलिक के पास जाके उन्होंने इस हमदर्दी जताई और ये भी बताया, वार किया है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में कि जब जब महिलाओं के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है, तो अत्याचार जो होता है उसमें पीड़ित को न्याय देने की बजाय जो अत्याचारी होते हैं, उत्पीड़क होते हैं, उन्हीं के साथ ये सरकार जो है वो खड़ी हो जाती है। तो एक तरह से ये जो हमला है, और अब एक और देखिए मजेदार बात यह कि यही ऐसे कारण है कि आज मोदी जो है वो ईसाई लोगों के बीच में गए हैं और उनसे अपना नाता भी जोड़ लिया है। वैसे तो दुनिया में ऐसी शायद ही कोई चीज हो जिनके साथ उनका नाता ना हो, शायद मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह ऐसे कुछ 2-4 बड़े ग्रहों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के हर एंटिटी के साथ उनका नाता है। यहाँ तक कि उनके गांव से चीन के राष्ट्रपति का गांव भी जुड़ जाता है, फिर उसके बाद घोड़े जो है उनका भी संबंध जुड़ जाता है। तो ऐसे उनके संबंधों की सूची इतनी लंबी है कि उस पर हम कितनी बात करें तो हर रोज हर बार नया। लेकिन ईसाइयों के बीच आप देखिए बहुत सारे आदिवासी एरिया में, खासकर छत्तीसगढ़ में भी जो धर्म परिवर्तन का एक बड़ा मुद्दा रहा है, और यहाँ पे ये माना जाता है भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासी क्षेत्रों में उन लोगों के ऊपर जाके काम भी कर रही कि जिन्हों एक तरह से जिसे हम घर वापसी का जैसे आंदोलन भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं। लेकिन आज जाके जब वो ईसाई समुदाय के साथ जुड़े और उन्होंने ये कहा, तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो प्रचारक है वो क्या करेंगे, वो कैसे जवाब देंगे लोगों को, जबकि मोदी कह रहे हैं कि मेरा उनके साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है। इसका मतलब ये है कि मोदी के संबंध बहुत अच्छे हैं लेकिन आप ही रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। ये तो इसका मतलब तो यही हुआ। मुद्दे अनगिनत है और अब समय आ गया है कि अंतिम जो 3-4 महीने जो बच गए हैं उसमें जो है इंडिया को और इनको पूरा एनकेश करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए, उनके ट्वीट को पूरा फैलाना चाहिए। अब ये प्रचार कर रहे होंगे, हो सकता है इंडिया गठबंधन भी कर रहा होगा, कांग्रेस भी कर रहा है, लेकिन मुद्दों की कोई कमी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कमी नहीं होने दे रही है कांग्रेस के पास और इंडिया गठबंधन के पास, उसको भुनाया जाना चाहिए तो शायद वो स्कोर ओवर करेंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं मीनू जैन जी भी। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। मीनू जी, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया ने मुद्दों की बरसात कर दी है और इन मुद्दों में कहीं उलझी हुई दिखाई दे रही है बीजेपी, और पुरजोर घेराबंदी बीजेपी की हो रही है। चाहे आप देखिए मिमिक्री कांड हो, मिमिक्री से हमारे सभापति महोदय को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ यह है कि जो वीडियो बना रहा था उसका नाम राहुल गांधी है, उससे तकलीफ है। और ऐसे ही बहुत सारे महिला पहलवानों की चर्चा बहुत हुई और महिला पहलवानों की कहीं ना कहीं जीत नजर आई, क्योंकि पूरे के पूरे जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसको निलंबित करना पड़ा खेल मंत्रालय को। कल ही ये खबर आई सुबह सुबह, आप सबने देखा। तो चाहे महिला पहलवानों की बात हो, मिमिक्री की बात हो, देश के उपराष्ट्रपति किसी और दीक्षांत समारोह में जाते हैं, वहां भी राहुल गांधी हार्वर्ड के छात्रों के साथ जो बात करते हैं उस बात पे भी वो उनको तकलीफ होती है, वो वहां रखते हैं। तो ऐसे तमाम मसले हैं जिन मसलों की बात होती है। चाहे और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ईसाइयों से अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा पुराना रिश्ता है ईसाइयों के साथ में। इन सबको देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक डर, एक भय वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया ने एक जबरदस्त तरीके से घेराबंदी कर ली है। और इस घेराबंदी में कैसे आप देखती हैं कितनी मजबूती के साथ इंडिया यहां खड़ा है। 2023 का ये जो साल है अब बीत रहा है और 2024 आते आते चुनाव की रणभेड़ी हम देखेंगे, और उस रणभेड़ी में जो उसकी गूंज होगी उसमें कहीं ना कहीं एक बात और भी सामने रहेगी, वो अयोध्या की बात होगी, राम मंदिर की बात होगी। और इस बार लगता ऐसा है क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल है बीजेपी का वो राम मंदिर से बन नहीं पा रहा है। मुद्दे चाहिए, मुद्दे हैं नहीं, तो इसलिए अब बौद्ध हों, ईसाई हों कि सिख हों, ये सब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने और पुराने रिश्ते की तरह हो गए हैं। कैसे देखती हैं आप इन मसलों को, इन बातों को? और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री इन रिश्तों को जोड़ते रहे, लेकिन अब तो बहुत आसान हो गया, मुश्किल नहीं है उनके रिश्तों को देखना। एक तरफ वो दाढ़ी बढ़ाते हैं, वेस्ट बंगाल जाते हैं तो और खुद को रविन्द्रनाथ टैगोर की झलक खुद में दिखाने की कोशिश करते हैं। और आप याद कीजिए कि दिल्ली में स्टैचू लगाते हैं बड़ा एक सुभाष चंद्र बोस की।
वेस्ट बंगाल चुनाव के लिए, लेकिन वहां क्या होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें बीच बीच में आती रहती हैं। बिरसा मुंडा के साथ अपना रिलेशन जोड़ लेते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, वो भी जब चुनाव का वक्त आता है तभी तो चुनाव में ही जो याद आते हैं। तो अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग चीजों से, अलग अलग धर्म संप्रदाय, इन सब से रिश्ता नाता जोड़ते हुए जरूर देखने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी ये इसलिए है क्योंकि घिरी हुई है बीजेपी, या कुछ और कारण है? ये सियासत ऐसी है इनकी, क्या कुछ है? क्योंकि 2019 का चुनाव ऐसा नहीं था, 2024 का चुनाव कुछ और तरह का दिखाई दे रहा है। 2019 के चुनाव में इतने रिश्ते नहीं जोड़े गए थे जितने रिश्ते अभी से जोड़े जा रहे हैं मोदी जी की तरफ से। इसलिए भी ये विश्लेषण यहां जरूरी बनता है, और उसमें भी खासकर आपका मीनू जी। जो ईसाइयों के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ है, ईसाई कम्युनिटी के साथ, इसके नेशनल और इंटरनेशनल दोनों डायमेंशंस हैं। देखिए, जो मणिपुर में जो हुआ कुकी समुदाय के साथ, उसमें बहुसंख्यक आबादी कुकी जो है वो ईसाई हैं, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी 7 सिस्टर्स, 7 राज्य हैं, उनमें एक बहुत साइजेबल, बहुत बड़ी तादाद है ईसाई आबादी की, जहां पे वहां सब नाराजगी है। और आपको पता होगा कि दर्शकों को भी हमारे मालूम होगा कि मिजोरम में अभी अभी जो विधानसभा चुनाव हुए, तो वहां के जो मुख्यमंत्री थे, जो खुद चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने मोदी जी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि वो अपनी ईसाई आबादी को, जो वहां की ईसाई आबादी थी, जो मतदाता थे, उनको नाराज नहीं करना चाहते थे मोदी जी के साथ दिखाई देकर। क्योंकि मोदी जी जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपने मूल में ईसाई विरोधी विचारधारा है। उनकी जो गुरु गोलवलकर का कहना है कि इस देश के तीन ही शत्रु हैं, उसमें ईसाइयों, मिशनरीज को भी एक शत्रु माना गया है, मार्क्सिस्टों को माना गया है शत्रु, मुसलमानों को, मार्क्सिस्ट, मुस्लिम्स एंड मिशनरीज, 3 शत्रु बताए गए हैं। और देखिए, ये वही बीजेपी है जिसके कि अनुषांगिक संगठन के लोगों ने, अब तथाकथित तौर पे कहें या कैसे कहें, ग्राहम स्टेन्स की हत्या को भूले नहीं होंगे लोग। अभी चर्चों पे जो हमले हुए हैं, करीब 200-250 के करीब चर्च मणिपुर में जला दिए गए थे, जिसकी की गूंज यूरोपियन यूनियन तक पहुंची थी। और मोदी जी की जो ख्याति है, इस सरकार की जो ख्याति है, वो विदेशों में जो इस रूप में कुख्यात हो गए हैं या विख्यात हो गए हैं कि ये देश, ये सरकार अल्पसंख्यकों की विरोधी है। जिसका कि नया ताजा उदाहरण अभी जो पतवंत सिंह पन्नू की जो हत्या के तथा कथित षड्यंत्र की बात हो, या फिर निज्जर की हत्या हो, बाइडेन की जो यात्रा रद्द हुई है, उसके मूल में भी कहीं यही सारा अल्पसंख्यक विरोधी जो मानसिकता है मोदी जी की, वही इसके मूल में है। तो उससे मोदी जी को चिंता हुई है, क्योंकि मोदी जी नेशनल छवि के बजाय इंटरनेशनल छवि की ज्यादा चिंता करते हैं। तो अपनी इंटरनेशनल छवि को नुकसान ना पहुंचे, मोदी जी को लेबल ना किया जाए। लेकिन 900 चूहे खाने के बाद अगर बिल्ली हज को जाएगी, तो वो सबको मालूम है कि बिल्ली चूहे खा के आई है पीछे से। मैं इसमें मोदी जी को बिल्ली नहीं कह रही हूँ, सुनने वाले इस चीज को जरा अलग अलग करके सुने, लेकिन एक मुहावरे का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कि आप देश के अंदर एक लगातार ईसाई विरोधी माहौल बनाते हैं। जिस साल 2014 में मोदी जी सत्ता में आए, उसी साल से 25 दिसंबर, जो कि क्रिसमस के तौर पे मनाया जाता है पूरे विश्व में और भारत में भी, उसको लगातार कोशिश रही, पहले सुशासन दिवस मनाया जाएगा। पूरे देश में छुट्टी कैंसिल कर दी गई कि इस दिन स्कूलों में सुशासन दिवस के ऊपर निबंध प्रतियोगिता होगी। उसके बाद तुलसी पूजन दिवस मनाया जाएगा, जबकि तुलसी पूजन इन महीनों में कोई तुलसी पूजन की हिंदू धर्म में कोई ऐसा रिवाज नहीं है, कोई ऐसी रीति नहीं है, लेकिन तुलसी पूजन दिवस मनाया जाएगा। भाई, एक तरफ तो आपके कार्यकर्ता और काडर पूरा तुलसी पूजन दिवस मना रहा है, और आप ईसाई के चर्चों में जाके मोमबत्ती जला रहे हैं। तो कौन सी बात सच है? आप किसका उल्लू बना रहे हैं? आप एक तरफ आपको क्लियर करना पड़ेगा, इस तरीके से आपके वोट नहीं सच सकते। और अब जो इस देश के अल्पसंख्यक हैं, उसमें चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, वो सशंकित हैं, और ये इनको समझ में आ गया है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इतनी सारी ईसाई आबादी है, और साउथ के इंडिया के राज्यों में, केरल में बहुत बड़ी आबादी है, गोवा में बहुत बड़ी आबादी है, मुस्लिम आबादी है। और जिन आदिवासियों के वोट से इन्होंने मध्य प्रदेश और उसमें सरकार बनाई है, वहां भी उनमें से अधिसंख्यक आदिवासी ईसाई हैं। तो ये उनको भी अपने पक्ष में लेने के लिए कर रहे होंगे कि भाई ठीक है, हम भले ही ईसाई विरोधी हैं, लेकिन अब हम आपके साथ सहृदयता का व्यवहार करेंगे और 2024 में हमें ही वोट देना।
लेकिन ऐसा होने वाला अब नहीं है। लोगों ने साफ साफ देख लिया है कि ये अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता की जो ये सरकार है, तो इसलिए मोदी जी कोशिश कितनी भी कर लें। और रही बात ये आपके उपराष्ट्रपति महोदय साहब की, तो कल्याण बनर्जी ने आज फिर की है इनकी मिमिक्री एक सभा के अंदर। कोई उनकी जनसभा हो रही थी, ओपन में उन्होंने मिमिक्री की है। तो उससे जितना इस चीज को इश्यू बनाएंगे उतना ही ज्यादा और ये उठेगी बात, क्योंकि मिमिक्री करना कोई अपराध नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति की तो शोज में मिमिक्री होती है खूब जबरदस्त कार्टून्स। अरे कार्टून्स बनाना भी तो मिमिक्री है एक तरह की। तो क्या कार्टून बनाना इस देश में अवैध हो गया? स्टैंड अप कॉमेडियंस करते हैं, इसके बारे में तो इतनी चर्चा हो चुकी है, इसको ये खुद को लार्जर देन लाइफ बता रहे हैं। पहले आप देखिए, आप अगर दूसरे से सम्मान चाहते हैं ना, तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप पहले अपने अंदर वो काबिलियत को पैदा कीजिए। जिस तरह का व्यवहार आपका है और जिस तरह की बातें आप करते हैं उपराष्ट्रपति के तौर पे और राज्यसभा के सभापति के तौर पे, उसके बारे में बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं दुनिया में, वो आलोचना का विषय है आपका व्यवहार। तो आप कैसे मान रहे हैं? और देखिए, विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं है। और मैं आपको अब बता देती हूँ राजीव जी, क्योंकि विपक्ष का गला चारों तरफ से घोट दिया गया है। गोदी मीडिया विपक्ष के साथ है। यूट्यूब पे शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है, नया कानून लाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उसमें यूट्यूब जैसे आप जैसे चैनल्स के ऊपर शिकंजा तैयारी हो रही है कसने की, ताकि विपक्ष के कुछ लोग जो यहाँ बोल जाते हैं वो भी ना बोले, सरकार की आलोचना पूरी तरह बंद हो जाए। तो अब ये जो मिमिक्री का जो सिलसिला चला है ना राजीव जी, ये बहुत जोर पकड़ेगा। आप देखेंगे कि रोज किसी ना किसी नेता के, जो भाजपा के बड़े नेता की मिमिक्री के वीडियो सामने आएंगे। लोग दम जम के इनकी खिल्ली उड़ाएंगे, क्योंकि जब आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है तो उसके बाद फिर इंसान इसी पे आ जाता है कि देखी जाएगी जो होगा, अब जेल ही जाना सही। अगर ये मिमिक्री के लिए जेल डालते हैं तो उल्टे इनको बूमरैंग करेगा। देखिए, इस वक्त आप विश्व के स्कैनर के नीचे लोग आपको लेंस लगा के देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी को आप उसको लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो इसका मतलब कभी किसी जमाने में आके आप कार्टूनिंग के ऊपर भी बंद कर देंगे, कार्टून बनाना भी रोक लगा देंगे। कार्टून्स में लोग क्या होता है, किसी भी नेता की किसी एक फीचर को नाक लंबी बना देते हैं, कान लंबे बना देते। मोरारजी देसाई के कान बड़े थे, उनके कान दिखा देते। इंदिरा गांधी की नाक लंबी थी, नाक दिखा देते। तो वो तो नाराज होकर बैठ जाते हैं कार्टूनिस्टों से कि भी तुमने मेरी नाक लंबी क्यों दिखाई, मेरी नाक की मजाक बनाया। तो ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये स्टेट्समैन लाइक टॉक्स नहीं है। और इनसे कोई इनका ना तो इनका भला होने वाला है, ना देश का भला होने वाला है। लोग मजाक बना रहे हैं और बढ़ेगी ये भी मजाक। मिमिक्री एक पदयात्रा के बाद अब मिमिक्री दूसरा राजनीतिक हथियार बनेगा राजीव जी इस देश में। बीजेपी के नेताओं की मिमिक्री होगी और विपक्ष के नेता पदयात्रा भी करेंगे। ये दो नए हथियार पैदा हुए हैं इस दौरान। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहां रख रही हैं कि बीजेपी के नेताओं की मिमिक्री भी होगी और पदयात्रा, वो भी खासकर पदयात्रा के दौरान। और पदयात्रा जो है वो विपक्ष के नेता जो अपोजिशन है वो करेगा। और बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि 2024 अब बहुत नज़दीक है। आज 25 तारीख क्रिसमस का दिन है और ये दिन भी बीत रहा है और इसके बाद अब उल्टी गिनती बिल्कुल ही, और नया साल बिल्कुल करीब है। नए साल में बहुत इतनी बड़ी बड़ी खबरें आपके लिए रहेंगी। भारत जोड़ो यात्रा अगर शुरू होती है तो वो कहाँ से शुरू होगी और उसमें क्या कुछ होने जा रहा है। उससे पहले इसी जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन है। उसको लेकर खासकर बीजेपी बहुत ज़्यादा आशान्वित है। इतनी उम्मीदें टिकी हुई हैं बीजेपी की कि इस बार पुलवामा नहीं, बालाकोट नहीं, लेकिन राम मंदिर तो है। राम मंदिर और 370 के नाम पर क्या बीजेपी 2024 का चुनाव जीत जाएगी? ये बड़ा सवाल है। जरा इसकी भी समीक्षा कर लेते हैं। आना चाहता हूं संजय जी आपके पास। क्या राम मंदिर और 370, आर्टिकल 370, ये इन मुद्दों के आधार पर 2024 का चुनाव मोदी सरकार जीतने वाली है, जीत सकती है? जीत सकती है कि नहीं वो अलग मुद्दा है। मुझे लगता है कि कोशिश उसी आधार पे है और इनके पास कुछ बच नहीं गया है। 10 साल के कार्यकाल में यह पता चल गया है कि मोदी जी प्रशासनिक दृष्टि से कितने कमजोर, अक्षम या अयोग्य हैं। तीनों अलग अलग हैं, आप किसी एक को मान ले तो भी काफी है। तो अब मुद्दा यह है कि बीजेपी के पास
कैंडिडेट नहीं है नरेंद्र मोदी के अलावा जो उनके मुद्दों पर, उनके विषयों पर राजनीति करके वोट ले आए। तो उनके पास मजबूरी है कि उनको नरेंद्र मोदी को ही रखना है कैंडिडेट, और नरेंद्र मोदी की मजबूरी है कि किसी भी तरह से उनको चुनाव जीतना है। और चुनाव जीतना है तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं जीतना है, जो हिंदू राष्ट्र का उनका लक्ष्य है उसके लिए जीतना है, क्योंकि अब वो उसी दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और इसके लिए वो या उनका पूरा परिवार कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसमें उपराष्ट्रपति को राजनीति में शामिल कर लेना सबसे शर्मनाक और घृणित है। माने जो हुआ वो सब हम लोग देख रहे हैं, बहुत साफ है कि उपराष्ट्रपति ने ही कहा कि प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया, उपराष्ट्रपति ने उसके बाद ही उसको मुद्दा बनाया, और उसमें राहुल गांधी का वीडियो बनाना जो मुद्दा है, मिमिक्री से दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी से दिक्कत है। बहुत क्लियर है कि उनको किसी तरह से राहुल गांधी को डैमेज करना है और नरेंद्र मोदी को जरूरत से ज्यादा बड़ा या महान बनाना, यही चल रहा है। और इसके लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार है और कुछ भी किए जा रहे हैं जी। सबसे गड़बड़ ये है कि इसमें इनको उपराष्ट्रपति जो बन गया वो भी समर्थन कर रहा है, मीडिया समर्थन कर रहा है, तो सब लोग समर्थन भी कर रहे हैं, जो किसी तरह से नहीं होना चाहिए था। हालांकि इनका टारगेट वो पढ़ा लिखा कम समझने वाला हिंदू है जो ऐसी बातों में आकर इनको वोट दे दे, लेकिन सहयोग तो उपराष्ट्रपति कर रहे हैं, सहयोग तो मीडिया कर रहा है। इनका दावा था कि कश्मीर में 370 लागू करने के बाद या बीजेपी के शासन से स्थितियां संभल गई, लेकिन स्थितियां संभली नहीं है, या अगर संभली भी थी तो अब चुनाव के समय फिर गंभीर हो रही हैं। उसकी रिपोर्टिंग कैसे हो रही है? वहां अभी भी वही हालत है कि आपने पूछताछ के लिए 8 लोगों को पकड़ा, उसमें 3 आदमी मर गए। ये सब रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही है, और दावा ये किया जा रहा है कि आतंकवाद नियंत्रण में है, 370 हटा दिया तो बहुत बड़ा काम किया, वगैरह वगैरह। तो टारगेट ऑडियंस जो है उसको तो ये सब चीजें बड़ी बात लग रही, अब लग रहा है कि हाँ ठीक है हो गया, और खबरें नहीं छप रही हैं तो भी लग रहा है। लेकिन जो लोग समझते हैं कि इससे फायदा कुछ नहीं हुआ, वो भी ये नहीं बोलते कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी के सरकार में रहने से देश को या जनता को क्या फायदा है। तो दिक्कत मुझे लगता है कि यहाँ है कि टारगेट ये होना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहने से देश को या आम आदमी को क्या फायदा है। तो टारगेट वो नहीं हो गया है, टारगेट ये हो गया है कि नरेंद्र मोदी बहुत योग्य और सक्षम है और राहुल गांधी बहुत खराब है, वो हिंदू विरोधी भी है और वीडियो भी बनाते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई घटना घट रही हो और आप उसको रोक नहीं सकते हैं, और डेमोक्रेटिकली रोकने का कोई कारण नहीं था, तो अगर उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, रिकॉर्ड किया ही जाना चाहिए था। और जाहिर है वो ये जानते होते कि उनको भी कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो शायद वो बंद भी कर देते, तो वो ये भी नहीं जानते थे, तो वो तो रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड किया ही जाना चाहिए था। तो उसके बाद ये कहना कि उन्होंने रिकॉर्ड क्यों कर दिया, रिकॉर्ड करना तो कोई किसी भी तरह से गलत नहीं है, उसका यूज गलत हो सकता था जो नहीं हुआ, तो इसलिए कोई कहने का मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी की जो चाल है, जो रणनीति है, वो तो जेएनयू के मामले से चले आ रही है। मैंने मेरा मानना है कि जेएनयू में अगर भारत विरोधी नारे लगे भी थे तो उस पर कार्रवाई होती, उसकी जांच होती, उसको टीवी पर दिखाने की क्या जरूरत थी। लेकिन टीवी पर दिखाकर ये लोग एक दूसरे वर्ग को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और अपना काम करते हैं। तो यहां भी वही चल रहा है कि राहुल गांधी को बदनाम कर दीजिए, उन्होंने वीडियो बनाया तो वो कोई इशू ही नहीं। तो सारा काम इनका ये है कि किसी तरह से बदनाम किया जाए, और उसके लिए जब जैसी जरूरत होती है पलट जाते हैं। जैसे पहले मोदी जी ने कहा कि जाति तो होती नहीं है, गरीब, महिला, दलित, पिछड़े, पता नहीं क्या क्या जो उनकी 4 जातियां थी, और जैसे ही उनको मौका लगा उन्होंने जाट जाति को उठा लाए। अब जाट के लिए उन्होंने जो सब कहा उसका उनका विरोध हो रहा है, वो सब अपनी जगह है और बढ़िया से विरोध हो रहा है। लेकिन इन्होंने जो किया सो देखिए, और उपराष्ट्रपति इसमें जो सहयोग कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति को क्या जरूरत थी पड़ी थी पार्टी बनने की, और अब वो क्यों बुलाकर बात करना चाह रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो पब्लिक में बच्चों को बता रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी चल रही है। आपने 140 सांसद को निलंबित कर दिया, आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, और कह रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है। कैसे डेमोक्रेसी है? और कम से कम बच्चों को तो क्लियर किया जाना चाहिए, हम लोग तो समझ ही रहे हैं, तो आप जाकर बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर उपराष्ट्रपति जैसा आदमी करेगा, अगर प्रधानमंत्री के पक्ष में या प्रधानमंत्री की राजनीति के पक्ष में राष्ट्रपति ट्वीट करेंगी, तो क्या होगा देश का? जो होना चाहिए वो हो रहा है। तो इसमें जीतेगा कौन, हारेगा कौन, वो बात की बात है।
अगर इसमें मुझे लगता है कि वो जीत भी जाए तो कोई बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है। अगर ऐसे लोग उपराष्ट्रपति पद पे बैठा हुआ आदमी अगर प्रधानमंत्री के पक्ष में राजनीति करेगा, खुलेआम करेगा, प्रधानमंत्री की ही तरह झूठ बोलेगा कि भारत में लोकतंत्र पार्टी के पक्ष में बिल्कुल। प्रधानमंत्री को भी किनारे रख दें पार्टी के पक्ष में, क्योंकि आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, लोकसभा अध्यक्ष ये पार्टी लाइन से ऊपर होते हैं। चाहे राज्यपाल धनखड़ साहब राज्यपाल थे वेस्ट बंगाल के, आप याद कीजिए, वहां भी पार्टी लाइन को वो छोड़ नहीं रहे थे। हालांकि एक जानकारी आप लोगों को पता ही होगी कि धनखड़ साहब शुरुआती दिनों में कांग्रेस से ही जुड़े थे, वो कांग्रेस के ही प्रोडक्ट हैं, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे में बहुत मुश्किल है। तो जो होगा, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन समस्या मुझे लगता है कि ज्यादा गंभीर है, और मैं सिर्फ कम पढ़े लिखे, कम समझदार और थोक में वोट देने वालों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, और होना नहीं चाहिए, कम से कम दिखना तो चाहिए। वो होते, नरेंद्र मोदी का समर्थन करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप निष्पक्ष दिख भी नहीं रहे हैं और बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ऐसी हालत में क्या उम्मीद की जाए? राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथी। और प्रशांत जी, शायद तबीयत आज नासाज है आपकी, पहले से अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा आराम कर लीजिएगा, एक आध थोड़ी देर में आप उठ के जा सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा प्रशांत जी हम लोग कर रहे हैं, और चर्चा में ये कि इंडिया ने मुद्दों की बरसात कर दी है। चाहे वो मिमिक्री बात वाला मामला हो, चाहे वो पहलवानों वाली बात हो, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाना, भारत जोड़ो यात्रा में हमने सब कुछ देखा। और ये तमाम मसले ऐसे हैं जिन मसलों पर बात लगातार हो रही है, और अलग अलग नेता, और खासकर देखिए लालू प्रसाद यादव आते हैं, कहते हैं नहीं जी, कौन कह रहा है कि हम लोगों के बीच मनमुटाव है या हम लोगों के बीच कहीं ना कहीं गैप है, कुछ भी नहीं। आज नीतीश कुमार ने भी वही कहा कि ये कौन कह रहा है। हाँ, हम ये कहते हैं कि मुद्दे जो हैं अब वो जल्दी से जल्दी सुलझा लेने चाहिए, आगे के डिसीजंस जल्दी जल्दी लेना चाहिए, फैसले ज़्यादा जल्दी करना चाहिए, ये नीतीश कुमार का कहना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक तरफ और कल हम लोग इसी मंच से चर्चा कर रहे थे, जबकि 2024 में अलग अलग राज्यों में बीजेपी की क्या स्थिति होने वाली है। सी वोटर्स का एक सर्वे आया है, उस सर्वे ने भी बीजेपी की जो है हैरानियां, परेशानियां बढ़ाकर रख दी हैं। सी वोटर्स हालांकि बहुत ही, आप जानते हैं उसके बारे में मैं क्या बोलूं, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। लेकिन फिर भी अगर वहां से भी परेशानी दिखाई दे रही है तो परेशानी है, मुद्दे जो हैं वो सामने ऐसे, उन मुद्दों के जाल में ऐसे फंसी हुई बीजेपी दिखाई देती है कि यहां से राम मंदिर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता कि जो कहीं थोड़ा बहुत बचा पाए। और उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द हम आज की चर्चा कर रहे हैं, और उस बरसात की बात कर रहे हैं इस ठंड में। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, और अभी मीनू जैन जी जब अपनी बात कर रही थी तो कह रही थी कि इस 25 तारीख को किस किस रूप में न मनाया गया पिछले 10 साल में, लेकिन आज अचानक ईसाई समाज को विश करना ही नहीं बल्कि ईसाई समाज के से रिश्ता जोड़ने वाली भी बात हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस 16 सेकंड की उस बाइट को एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी के लिए स्पेशली, और उन तमाम दर्शकों के लिए फिर से जो बाद में जुड़े हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं कि वो तमाम अलग अलग मसलों को रिश्ता जोड़कर सुलझा लेते हैं। जरा सुनिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। प्रशांत जी, सुन लिया आपने, वार्म रिलेशन रहे हैं, बहुत पुराना रिश्ता रहा है, और रिश्ता हो भी क्यों नहीं, प्रधानमंत्री हैं, रिश्ता होना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं, इस मंच से हम चर्चा यही तो करना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, यही तो पढ़ते आए थे स्कूल में। आखिर इसके बीच में गैप क्यों आया, दरारें क्यों बढ़ गई, इसका जिम्मेदार कौन है? और ये तमाम चर्चा 2024 के चुनाव में वोट देने जाने से पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए। इसलिए यहां जरूरी है कि मुद्दों की बरसात कैसे हो रही है। प्रशांत टंडन जी, देखिए, जो ईसाई प्रेम है मोदी साहब का, वो पश्चिमी देशों को संदेश है, उनके दूतावासों के लिए संदेश है। और अगर उनके अंदर इतनी संजीदगी होती तो अभी मणिपुर में 500 चर्च जला दिए गए, तो छत्तीसगढ़ में चर्च जलाए गए,
दिल्ली में चर्च जलाए गए, क्रिश्चियंस को मारा पीटा गया, 500 से ऊपर एफआईआर हुई पेस्टर्स के खिलाफ तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों में धर्मांतरण के आरोप में। तो ये सब कुछ ईसाई प्रेम जो अचानक दिखाई दिया वो पश्चिमी देशों के लिए है राजीव जी। और दूसरा मुद्दा, जगदीप धनखड़ की चर्चा हो रही थी, मैं सुन रहा था, और आपने उनके पश्चिम बंगाल के चर्चा कर डाली। वो विशुद्ध रूप से राजभवन को बीजेपी का दफ्तर के रूप में चला रहे थे, और धनखड़ साहब को एक गौरव प्राप्त है, शायद पहले और आखिरी गवर्नर हैं जिनको उनके राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्विटर में ब्लॉक किया हुआ था। इतनी संवादहीनता अगर आपके मुख्यमंत्री से हो जाए तो आप, इसका मतलब है कि संवैधानिक पद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं जिस पद पे आपको बैठा दिया गया है। पेशे से वकील रहे हैं धनखड़ साहब, संविधान की अच्छी समझ होगी ये माना जा सकता है, लेकिन अगर आप इनके कार्यकाल को देखें बतौर गवर्नर और बतौर सभापति, तो एक बिल्कुल पक्षपातपूर्ण और एक पार्टीजन लाइन वो लेते हैं और रैलियों में जाते हैं। एक बार तो मुझे याद है कि शायद मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं रैली में उन्होंने विपक्ष के खिलाफ लगभग लिंच मॉब को उकसा दिया। अब सवाल यह कि धनखड़ साहब को क्यों एक्टिव किया गया है। धनखड़ साहब को एक्टिव इसलिए किया गया है क्योंकि पहले राउंड में सत्यपाल मलिक ने काफी इनके ऊपर डैमेज कर दिया। वो भी एक बड़े सम्मानित जाट नेता है और धनखड़ साहब से ज्यादा हैसियत रखने वाले और पुराने जाट नेता हैं, गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के। उसके बाद किसानों का आंदोलन हुआ, वहां पे जाट नाराज हुए। पहलवानों का मामला हुआ, वहां जाट नाराज हुए। और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि अभी आप देखिए कि कुश्ती फेडरेशन को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन के खिलाफ तो कल जाके वो स्टे ले आएंगे। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने इतने संगीन आरोपों की पुष्टि की है अपने चार्जशीट में यौन शोषण के, उन पहलवानों के खिलाफ जो देश के लिए मेडल लाते हैं, वो व्यक्ति गिरफ्तार क्यों नहीं है? वो खुला कैसे घूम रहा है समाज में? और निश्चित तौर पे जो है प्रधानमंत्री का उसमें जो है वो संलिप्तता ये है कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। एक्शन क्यों नहीं हुआ? जरा मैं जाट वोट पे आता हूं, उसके पहले जरा इन पे बात कर ली जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह पे। जी, रविकांत जी भी हैं, वो यूपी से हैं, उनको मालूम है कि वो कितनी सीटों पे प्रभाव छोड़ते हैं, 3 लोकसभा सीटों पर। लेकिन धनखड़ साहब को प्रमोट किया जा रहा है, धनखड़ साहब कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह को प्रमोट किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के बरक्स। एक अग्रेसिव राजपूत नेता मोदी जी को अपना चाहिए, योगी जी को वो अपना नहीं मान रहे, राजनाथ सिंह को वो अपना नहीं मान रहे। उनको एक अग्रेसिव राजपूत नेता चाहिए उत्तर प्रदेश में, जो राजपूत वोटों को प्रभावित कर सके, जिसकी दबंग इमेज हो। और इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह को तमाम प्रकार की छूट है और वो लगभग कानून के ऊपर है। इतने संगीन आरोप किसी के ऊपर हो और वो बाहर हो, ये मुमकिन नहीं है जब तक कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बचा न रहा हो। वो व्यक्ति कल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रहा, क्यों दिल्ली पुलिस उसको ढूंढ नहीं रही है? क्यों वो सलाखों के पीछे नहीं है? तो मामला वही है। और योगी आदित्यनाथ के बारे में हम लोग जानते हैं कि किस तरीके का दिल्ली और लखनऊ के बीच में एक टसल चल रहा है, और वो टसल कई स्तर पर है।
हम चर्चा यहाँ पे पहले भी कर चुके हैं कि किस तरीके से चीफ सेक्रेटरी ने लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग के लिए आदेश जारी कर दिए। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के आदमी माने जाते हैं और योगी आदित्यनाथ ने वो निरस्त कर दिया। डीजीपी वहां पे अपॉइंट नहीं हो पा रहा, यूपीएससी का पैनल नहीं बनता है। तमाम सारे जो फ्रिक्शन है वो लखनऊ और दिल्ली के बीच में है। अब मैं आता हूं जरा इनको क्यों लगाया गया धनखड़ साहब को। देखिए, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर, यहां करीब 40 सीटें हैं जहां पे जाट वोट प्रभावित करता है। सतपाल मलिक बार बार कहते हैं और इनको जाके खुद भी कह आए हो, हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमने इनको समझाया कि जाट याद रखता है, आप उसको इंसल्ट करोगे तो वो बदला लेगा। तो जाट वोटों को बचाने के लिए और ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो भी बचा रहे, यानी सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, इस उहापोह में फंसे हुए हैं मोदी साहब। और हरियाणा में आप देख लीजिए कि जाटों के खिलाफ गोलबंदी हुई, आप जाटों का वोट लेकर आए, उसके बाद मुख्यमंत्री आपने गैर जाट बना दिया। हरियाणा की राजनीति से जाट हाशिए पे चला गया जी, दशकों बाद। राजस्थान में आपने कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जो जाट नेता है उसके खिलाफ ईडी भेज दिया। यहाँ पे आपने पहलवानों के मामले पर खुलेआम ब्रजभूषण शरण सिंह का पक्ष लिया, यहाँ तक कि उनको मेडल अपना जो है छोड़ना पड़ा, कुश्ती संन्यास लेना पड़ा साक्षी मलिक को। यहाँ तक बात पहुंच गई। जब इस पे बदनामी का बात आया तो आपने एक जो है आवरण के लिए एक फैसला ले लिया जिसका कोई मतलब नहीं है। कल वो स्टे ऑर्डर हो जाएगा उसमें और वो बहाल हो जाएंगे। सस्पेंड हुए, वो बर्खास्त नहीं हुए जी। और मुख्य बात यह है कि वो सलाखों के पीछे गिरफ्तार क्यों नहीं है। तो जाट वोट को लेकर और 40 सीटें अगर फंसती हैं बीजेपी की उत्तर भारत में जाट की वजह से, तो बीजेपी का 2024 का समीकरण बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। और जो कि लग रहा है कि ये रिपेयर होने वाला आसानी से नहीं है। राजीव जी बिल्कुल, ये रिपेयर आसानी से नहीं हो सकता, इसीलिए ये काम अब कर रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब। ऐसा माना जा सकता है क्योंकि उनको सीधा हमला वो राहुल गांधी पे ही कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब जाट राजनीति की बात हो रही है तो यहाँ पर आखिर बैकफुट पर क्यों आना पड़ा, खासकर WFI यानी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को निलंबित करके। हालांकि ये निलंबन हो सकता है, जैसा कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी की कल स्टे मिल जाए इस निलंबन पे। संजय सिंह जो अभी नए रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं वो फिर से उस पर काबिज हो जाएं, लेकिन बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कि यहाँ से बीजेपी के लिए परेशानियां क्या कम हो जाएंगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे और मुद्दों की बरसात की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन अभी बहुत सारे मुद्दे यहां पर और लाकर रखने वाला है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और जो जितनी भी चीजें सामने आ रही हैं, इन चीजों में कहीं ना कहीं एक बात तो आप देख रहे होंगे, आप तमाम साथी जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे कि इस बार चाहे कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, उसमें भय या डर नाम की चीज नहीं है। जो डरो मत का नारा है वो शायद यहां बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए चाहे ईडी का मामला हो, देखिए इसी इंडिया गठबंधन के एक नेता हैं अरविंद केजरीवाल, 10 दिन के लिए विपश्यना पे चले गए। ईडी का नोटिस 21 तारीख को उनको वहां पहुंचना था, लेकिन वो चले गए, अब आएंगे तो देखा जाएगा। तो एक वो भय अब खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं धीरे धीरे। और अगर ये डर खत्म हो जाता है प्रोफेसर रविकांत जी, तो सामने वाली पार्टी में कितना डर पैदा होगा, ये जरा बताइए। राजनीति में डर बहुत केंद्रीय तत्व बन गया है। अमित शाह जी का अगर वो आपको बयान याद हो कि कैसे कैसे आपको वीडियो बनाने हैं, मीम्स कैसे बनाने हैं,
थोड़े हंसाने वाले तो थोड़े डराने वाले, और ये जो डर है उसको ही कायम रखना चाहते हैं मोदी जी। यही वजह है कि पत्रकारों को जेल में डाला गया, बुद्धिजीवियों को जेल में डाला गया, छात्रों पर लाठियां चलाई गई, सीए एनआरसी में महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, जेएनयू जामिया में क्या हुआ ये सबने देखा। अगर आप मोदी जी की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं तो आप अर्बन नक्सल हो जाते हैं। तो डिफेम करना और डराना, ये दोनों काम नरेंद्र मोदी की सरकार करती रही है। वो काम उन्होंने विपक्ष पर भी किया और सबसे ज्यादा तो राहुल गांधी पर किया। लेकिन इस पूरे एक दशक के बीच एक वही व्यक्ति था जो डरा नहीं, और इतना ही नहीं, जिसने इस डर के पूरे माहौल को बदलने के लिए, उस इकोसिस्टम को बदलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की और अल्पसंख्यकों से लेकर के उन विकलांगों तक के बीच में जाकर के किसानों, महिलाओं और नौजवानों के बीच में जाकर के डर से मुक्त होने के लिए आह्वान किया, डरो मत का नारा दिया, और डरा करके पूरी राजनीति वो करना चाहते हैं। ये मोदी जी की अपनी स्टाइल है। इंडिया अलायंस जैसे जैसे एकजुट हो रहा है, वैसे लगता है कि अब डरने की बारी मोदी जी की है, और साक्षी मलिक के आंसुओं ने ही इतना डरा दिया उनको। और असली डर तो मोदी जी को सिर्फ चुनाव से लगता है। कुछ दिनों पहले अमित शाह ने एक इंटरव्यू में नहीं कहा था, 3 राज्यों में चुनावी सफलता के श्रेय देते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और मैं जब मोदी जी की पॉलिटिक्स को देखता हूं, और वो कब डरते हैं तो केवल इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। जाटों के वोटों का डर नहीं होता, और जाट सिर्फ वोटर नहीं है, वो लाठी लेकर के खड़ा भी हो जाता है। पिछले दिनों देखा गया किसान आंदोलन के समय पे भी कि कोई भी उस तरह का उटपटांग व्यक्ति आता था तो उसको खदेड़ दिया जाता था। तो वो तो पूछेंगे भी कि काहे के लिए आए हो, वोट मांगने आए हो, क्यों आए हो, हिसाब दो पहले। तो एक डर ये भी है कि कहीं खदेड़े ना जाए, कहीं सवाल ना पूछे जाए, क्योंकि ये सवाल नहीं, जवाब नहीं देते हैं, वो जाकर के केवल डिलीवरी करते हैं। जैसे अभी वो पीले चावल दे रहे हैं, पर जब ये निपट जाएगा 22 जनवरी के बाद प्रसाद बांटेंगे, बोलेंगे कि बीजेपी ने बनवाया है, अब बीजेपी को वोट करना है। तो ये इनका तो पूरा प्रोसेस चलता ही रहता है। अब रही बात इसकी कि राहुल गांधी के बारे में भी सुन रहे हैं कि शायद 10-12 जनवरी से यात्रा शुरू हो रही है। तो अभी जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है डराने की, लेकिन राहुल गांधी और इंडिया अलायंस जब मजबूती से खड़ा होगा तो असल में फिर बारी होगी कि मोदी जी और अमित शाह जी देखें कहीं ठिकाना डरने के लिए भी और दुबकने के लिए भी। ये आपको दिखाई पड़ेगा परिदृश्य, लेकिन उसके लिए एकजुटता जरूरी है, और लोगों के भीतर से भी उस डर को निकालना जरूरी है। जो काम राहुल गांधी ने किया वो सारे विपक्ष को करना होगा, और उन बुनियादी मुद्दों को रखना होगा। बेरोजगारी का सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में, महंगाई का सवाल, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वो यहां दिखाया जा रहा है कि साहब अब तो विकसित भारत का सपना 2047 में देखिए क्या हो रहा है इस देश की राजनीति में। तो लोगों के का किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके इमोशंस के साथ किस तरह से खेला जा रहा है, ये बड़ा भयावह है। और उसी की मुक्ति के लिए विपक्ष को एकजुट होकर के, लामबंद होकर के लोगों के बीच में जाने की जरूरत है। बाकी काम तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की पुरजोर घेराबंदी कैसे हो रही है, और क्या 2024 जो आ रहा है ये परेशानियाँ खड़ा करने वाला है ये साल बीजेपी के लिए। 2024 में बहुत कुछ है, अगले 5 साल तक सत्ता पर कौन काबिज होगा ये भी 2024 में पता चल जाएगा। और अभी एक रिकॉर्ड, शायद मुझे लगता है कल प्रशांत टंडन जी ही कह रहे थे कि अब तक जितने भी
ऐसे गठबंधन तैयार हुए हैं और सत्ता पक्ष को चुनौती इन गठबंधनों के जरिए अगर दी गई है तो उस चुनौती में सत्ता पक्ष की हार हुई है। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि कल प्रशांत जी ही कह रहे थे। और क्या ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, ये जो जिस ढंग की चुनौती देने के लिए या देने की तैयारी कर रहा है, इस चुनौती के सामने बीजेपी की हार होगी? सवाल तो बहुत बड़ा है और अभी 6 महीने का वक्त है, 6 नहीं तो 4 महीने का वक्त ज़रूर है। और वैसे में इस सवाल का जवाब अभी ढूंढना, अभी खोजना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो, और उनमें राम मंदिर से लेकर 370 और यूसीसी की बात भी हो रही है, कुछ जगहों पे बैकफुट की बात हो रही है और बहुत कुछ है। आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, आप किस हिसाब से देखते हैं इन मुद्दों की बरसात जो धड़ाधड़ इंडिया गठबंधन की तरफ से, और अब तो खुलकर ईवीएम की चर्चा, और सैम पित्रोदा अगर कर रहे हैं ईवीएम की चर्चा, कुछ पॉइंट्स को सामने रख के कर रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जब से वीवीपैट को जोड़ा गया है उसके बाद से इसकी हैकिंग संभव है। बोल रहे हैं इसका प्रमाण भी मैं देने की कोशिश करूंगा आने वाले समय में। आप याद कीजिए कि जब सैम पित्रोदा के साथ प्रशांत टंडन जी ने अपने इसी चैनल के लिए बातचीत की थी, तब भी ईवीएम को लेकर उन्होंने सवाल पूछे थे, और ईवीएम पर उस समय भी रुख जो था वैसा ही था जैसा आज है, और उसकी चर्चा भी अभी पैरेलली चलेगी। इसलिए ईवीएम की बात मैं यहां छेड़ रहा हूं। तो इन सारे मुद्दों को देखिए, चाहे ईवीएम की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, गरीबी की बात हो, महंगाई की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोजगारी, रोजगार, जिन जिन मुद्दों को सामने रखिए, अब तो उसमें मिमिक्री, कार्टून, यूट्यूबर्स सब जुड़ते जा रहे हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब कुछ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम बदल दिए गए हैं, वो भी जुड़ेंगे। कैसे देखा जाए अमलेंदु उपाध्याय जी इन तमाम मसलों को, और सामने चुनाव है? राजीव जी, मुझे लगता है कि ये चुनाव जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी लड़ने की कोशिश कर रही है, और विपक्ष खासतौर से इंडिया जिस तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें मुद्दे तो विपक्ष के ही पास हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। और मजे की बात यह है कि बहुत से मुद्दे जो है वो भारतीय जनता पार्टी खुद तैयार करके विपक्ष को दे रही है। अब जिस तरीके से यूट्यूबर्स को और सोशल मीडिया को घेरने की तैयारी हो रही है ब्रॉडकास्टर बिल के जरिए, तो ये मुद्दा भी विपक्ष को अब सरकार दे रही है। ये मुद्दा जो है विपक्ष लेकर के नहीं आया है, सरकार इसको दे रही है। सीआरपीसी में जिस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं, ये मुद्दा भी विपक्ष को सरकार दे रही है। सांसदों का जिस तरीके से निलंबन किया गया, ये मुद्दा भी सरकार ने दिया। तो कुल मिलाकर के विपक्ष के पास मुद्दे आते जा रहे हैं, विपक्ष इन मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरता जा रहा है, और सरकार अपनी चतुर सुजानी में अपने खिलाफ नए नए मुद्दे तैयार करती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और उसकी वो टेस्ट काफी कर चुके हैं, और इससे ज्यादा इसकी टेस्टिंग बची नहीं है। राम मंदिर जो है वो भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का ही एक टूल है, और उस टूल के जरिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन वो जहां करना है उसको, वहां वो ऑलरेडी जो है वो पीक पे पहुंच चुकी है, उससे ज्यादा वहां और कुछ जा नहीं सकता है। उसके बाद अगर गगरी भरेगी तो वो छलकेगी गगरी, तो उसका फायदा नहीं है, वो गगरी भरने का फायदा कुछ होगा नहीं भारतीय जनता पार्टी को। तो राम मंदिर के जरिए भी अगर आप जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उभारने की कोशिश करते हैं, तो वो वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा जहां आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिशें बेकार जाएंगी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की, जिस तरीके से वो कोशिशें कर रही है। तो इसीलिए विपक्ष के पास जो है वो मुद्दों की भरमार है। और ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से अब चीजें सामने आ रही हो, सैम पित्रोदा ने हमारे चैनल पे भी कहा था, और कल भी जो है वो एक उसमें थे, लाइव थे कहीं, तो वहां भी उन्होंने जिस तरीके से बातें की हैं, तो उसमें साफ साफ यही है कि भाई ईवीएम जो वो हैक हो सकती है, उसके अब सबूत आ रहे हैं किस तरीके से हैक हो सकती है। आपको याद होगा राजीव जी, मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी 2019 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था, एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ही वो रिपोर्ट तैयार की थी, और उसमें उन्होंने पूर्व चुनाव आयोग से बात की थी, और उनका कहना था कि अगर ईवीएम हमारे कब्जे में है, यानी चुनाव आयोग के कब्जे में है, तब हैक नहीं हो सकती है, लेकिन अगर कहीं बाहर है तो हैक हो सकती है। ये उनका भी कहना था। तो जिस तरीके से 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं, वो कहाँ हैं उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम पे शक लगातार बना हुआ है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है कि वो अपनी जीत को जस्टिफाई करने के लिए ईवीएम से चुनाव ना कराने की बात करें।
अब वो कहें कि हम बैलेट के बल पर भी जीत करके आ सकते हैं, अगर उनको इतना भरोसा है और उनकी जीत सच्ची है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है कि वो अगर आपकी जीत सच्ची है और आपका इतना ही जनाधार है, तो चाहे वो ईवीएम से हो जाए, चाहे बैलेट बॉक्स से हो जाए, किसी से भी हो जाए, आप तो जीत के आएंगे फिर। तो आपको ये घबराहट क्यों होती है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से नहीं होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि ये सवाल विपक्ष के ऊपर नहीं है। विपक्ष जो वो कहता है कि जब हार हो जाती है तब ईवीएम की बात करते हैं। सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से ही चुनाव क्यों चाहती है, वो क्यों तैयार नहीं होती कि हम किसी भी तरीके से हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष इस मामले को भी आगे बढ़ाएगा कि भारतीय जनता पार्टी बैलेट से चुनाव के लिए तैयार क्यों नहीं है, या वीवीपैट की पर्ची निकलती है उसकी काउंटिंग के लिए तैयार क्यों नहीं होना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आखिर कमजोरी किस जगह है? अगर भारतीय जनता पार्टी का इतना जनाधार है और जिस तरीके से मशीनें उसका जनाधार उगलती हैं, अगर ये सब सच है तो भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाएगी। ठीक है, वीवीपैट की मशीनों की जो पर्चियां उनकी भी जांच उसकी आप करा दीजिए काउंटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार संकट बढ़ रहे हैं। अब जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने आज राजीव जी ट्वीट किया, वो ट्वीट काफी कुछ महत्वपूर्ण है, और सबसे आखिरी जो उनका पहला है उस ट्वीट का, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये देखने में आ रहा है कि जो प्रताड़ित होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है उसी को और प्रताड़ित करती हैं, यानी जो पीड़ित है उसी को आप प्रताड़ित करने लग जाते हैं। और ये तमाम मसलों में जो है वो देखने में आया है जी। पहलवानों के मसले में भी यही मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दे तो जो है वो विपक्ष के पास लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनसे कैसे निपटती है और किस तरीके से 2024 के चुनाव में जाना चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक मुद्दा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, उसके अलावा उसके पास और कोई मुद्दा नहीं है। अगर उसके पास और कोई मुद्दे हैं तो उन पर बात करें। अगर मान लीजिए उसने विकास किया है और बहुत भारत को विश्वगुरु बना दिया है, तो जाइए विश्वगुरु के नाम पे, फिर आपको राम मंदिर की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको हिंदू मुसलमान करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ईसाइयों को संबोधित किया, और मुझे लगता है कि शायद वो कहना ही चाहते थे कि वो बचपन से ही ईसाई बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाए। उनके मन की इच्छा थी, वो कहीं दबी रह गई मन में कि वो कैसे ईसाई बनना चाहते थे, नहीं बनना चाहते थे। वो रास्ते भी खुले हुए, कोई दिक्कत थोड़ी है बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा योगदान है। ये भी कहा उन्होंने कि फ्रीडम फाइट मूवमेंट में भी ईसाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। तो थोड़ा सा फ्रीडम फाइट मूवमेंट जो है उसमें आरएसएस का ये क्या योगदान है, इसमें भी प्रधानमंत्री कुछ प्रकाश डालते तो अच्छा रहता है कि जिसके वो स्वयं सेवक है, प्रधान स्वयं सेवक है, कि उसका फ्रीडम फाइट मूवमेंट में क्या योगदान है। बहरहाल उनका मसला है कि वो किसका योगदान बताएं, किसका योगदान नहीं बताएं। लेकिन प्रधानमंत्री की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने ईसाइयों का फ्रीडम फाइट मूवमेंट में जो है वो स्वीकार किया। तो राजीव जी, मुझे लगता है कि विपक्ष की जो घेरेबंदी कर रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी फंसती जा रही है। और आज ईसाइयों को भी जो संबोधित करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है, वो निश्चित तौर पर घेराबंदी मुझे लगता है कहीं ना कहीं काम कर रही है। तभी प्रधानमंत्री अब छोटे से छोटे सेक्ट को भी जो है वो संबोधित करने की कोशिशें कर रहे हैं कि जो हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से करे। तो छोटे छोटे सेक्ट जो हैं उनको भी संबोधित करने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसीलिए जो राम मंदिर का टूल है या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का टूल है, मुझे लगता है कि वो फर्जी टूल साबित होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और अगर उस पर इतना ज्यादा उनको भरोसा है तो फिर इन छोटे छोटे सेक्ट को संबोधित करने की बात प्रधानमंत्री किसी हाल में नहीं करते राजीव जी। इसीलिए हमें लगता है कि बीजेपी की जो पुरजोर घेराबंदी विपक्ष करने को तैयार है, भारतीय जनता पार्टी उसमें गिरती जा रही है राजीव जी। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें और भी दो शब्द करके जोड़ दिए। मीनू जी, ये विकास की बात जो कह रहे थे अभी अमलेंदु जी, विकास की बात क्यों नहीं करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये एक सवाल तो उठता है कई बार, मैं खुद भी अपने मन में भी सोचता हूँ कि विकास और खूब तेजी से विकास हम करेंगे, विकास के नाम पे आप चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब आप चुनाव में जाते हैं तो विकास की बात नहीं करते। चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद आप दोबारा चुनाव में जाते हैं तो उस विकास की बात नहीं करते, आप नहीं बताते हैं कि आपने किया क्या। आप फिर से घूम करके 370 और राम मंदिर पे आ जाते हैं, आप नफरत की राजनीति पे आ जाते हैं। जैसे हमने देखा, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, इन तीनों राज्यों में जो चुनाव हुए, और कहीं ना कहीं आप देखिए उदयपुर में जो कांड हुआ था, कन्हैयालाल कांड,
उस कांड का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार किए। ऐसे वोट देना, ऐसे बटन दबाना जैसे कि आप उसको फांसी दे रहे हो, ये तक कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब वो पहुंचते हैं मध्य प्रदेश में तो वहां भी ऐसे ही अलगाव की बात करते हैं। जब छत्तीसगढ़ जाते हैं वहां भी वैसे ही भाषण देते हैं। कहीं कपड़ों से पहचानने की बात होती है। ये तमाम दिवाली में और होली और ईद बकरीद की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सारी चीजें, और इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं कहा और उन बातों को मैं रख रहा हूं। ये तमाम चीजें उनके भाषणों में हैं। लेकिन इन बातों के साथ साथ एक दावे के साथ कि मैंने यहां पहुंचाया है, अब यहां से यहां पहुंचाएंगे, जब आता है आंकड़े आते हैं जिसमें भारत की साख कमजोर दिखाई देती है तो आंकड़े झूठे कह दिए जाते हैं। यह सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। और लेकिन फिर भी जब आप नारा देते हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। इसमें ये जो दो अलग अलग रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों को जोड़ने की कोशिश आखिर क्यों? और अगर ऐसा है तो क्या लगता है कि वोटर्स इतने हमारे यहाँ के, अब मैं क्या बोलूं, मूर्ख जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 50% से ज़्यादा का दंभ भरने वाली बीजेपी या 50% से ज़्यादा वोट लेकर के हम 400 से ज़्यादा सीटें ले आएंगे, ये कहने वाली बीजेपी विकास के नाम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ती? सीधे सिंपल शब्दों में अगर देखा जाए तो इसकी विवेचना ज़रूरी है। मीनू जी। जी राजीव जी, विकास अगर इतना ही हुआ होता इन 10 सालों में तो आज 80 करोड़ की जनता मुफ्त अनाज पे निर्भर ना होती, क्योंकि ये सरकार उनके हाथ को काम, इसको कहते हैं रोजगार, वो नौकरी हो या कुछ अपना काम धंधा हो या कहीं दिहाड़ी काम हो, वो उपलब्ध कराने में बिल्कुल नाकामयाब रही है। इसकी वजह से आज 80 करोड़ की आबादी, इस देश का 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ की आबादी आज सरकारी इमदाद पे निर्भर है। मतलब उनके घर में चूल्हा जब जलेगा जब सरकार 5 किलो राशन देगी। तो ये स्थिति है विकास की। तो और अगर विकास की बात करें तो विकास के नाम पे खाली हाईवेज बने हैं, और उन हाईवेज में भी क्या होता है, अंदर का गोरख धंधा क्या है, वो दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि ये जो हाईवेज का जो विकास हो रहा है इनसे एक्चुअली तो विकास किसका हो रहा है ये कहने की किसी से छुपा नहीं है। और इस विकास के जरिए जो विनाश लीला यहाँ उत्तराखंड के राज्य में हुई है, ये जो सड़कों का विकास किया गया है, ये जो ऑल वेदर रोड बनाई गई है कि 12-12 मीटर चौड़ी सड़कें पहाड़ों के बीच में बना दी गई हैं। तो अभी अभी आपने सिलक्यारा की सुरंग में देखा, वो भी एक इसी विकास का ही हिस्सा थी। वो हाईवे बनाया जा रहा था विकास के लिए पहाड़ में, और उस हाईवे के लिए वो सुरंग बनाई जा रही थी, और उसमें क्या हुआ वो सबने देखा। और उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं इसकी विकास के चलते हुए। तो मोदी जी के पास विकास करने जो किया है उन्होंने, उसको कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि बेरोजगारी दर आज 40 सालों में सबसे ऊपर दर पे है, सबसे ऊपर रेट है आज, सबसे ज्यादा महंगाई आसमान छू रही है। आप हंगर इंडेक्स में हमारा कहां नंबर है, हम फ्रीडम इंडेक्स में, हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम कहां खड़े हुए हैं। आपके जो अभी जो ईसाई समुदाय वाली चर्चों की बात हो रही है, ईसाइयों की विदेशों में चर्चा हो रही है, आपने जो यहाँ कांड कर रहे हैं आप सर्वधर्म संभाव इस देश को, जो कि एक सेक्युलर कंट्री, जो कि सेक्युलरिज्म की परिभाषा इस देश में वेस्ट वाली नहीं है। यहाँ सेक्युलरिज्म की परिभाषा है कि भाई राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्म बराबर है उसकी दृष्टि में। लेकिन आपने तो उसको सब भट्टी में फेंक दिया उठा के। आप चाहते हैं कि केवल एक ही धर्म चले यहाँ, और आज आप ये झंडा उठा के चले कि आप ईसाइयों से आपके बड़े अच्छे रिश्ते थे। आज आप ये झंडा उठा के, आप बताइए, अगर ये जो आप इन्हीं के गुजरात में ही ले लीजिए ना, क्या स्थिति है, इनके भाजपा शासित प्रदेशों में ले लीजिए, दुनिया भर की मारपीट और पता नहीं क्या क्या होता रहता है चर्चों के ऊपर। आज आप वहां पहुंच गए हैं कि मैं तो ईसाई से मेरा पुराना नाता है। नाता तो इनका सभी से है और होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आपका तो हमेशा से, आपको ये सफाई देने की जरूरत क्या पड़ रही है? आपको ये सफाई देने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। 10 साल से तो आप एंटी ईसाई मुहिम चला रखी है आपने, एंटी अल्पसंख्यक, उसमें सारे ही अल्पसंख्यक शामिल है, उसमें सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सब आपके निशाने पे है। लेकिन आज जो ये आप कर रहे हैं, ये साफ ये दिखाई दे रहा है कि आप नौटंकी कर रहे हैं। उसके पीछे जो छिपा बैठा है, जो एक कट्टर हिंदू जो छिपा बैठा है,
जो कि नफरत की दुनिया को नफरत सिखाता है, अन्य समुदायों से नफरत करना सिखाता है, वो दुनिया भूली नहीं है। आप ये चेहरा चिकना लगा के और आप भाषण देने पहुंच जाएंगे, चर्च में पहुंच जाएंगे, उससे जनता के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है कि जनता, जो अल्पसंख्यक समुदाय की जो जनता है, वो अब सशंकित है। वो अपने भविष्य को लेकर और अपने अस्तित्व को लेकर आशंका से ग्रस्त है। और ये जो नेशनल और इंटरनेशनल की आपके के साथ साथ इनका नॉर्थ ईस्ट में इनका आधार डगमगा रहा है। अभी जहां इन्होंने इतनी सालों से मेहनत करके वहां अपना बेस बनाया था, अब इसमें 2024 के चुनाव में देखिएगा आपकी वहां से क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया है कि अल्टीमेट क्या होने वाला है अगर ये 2024 में जीत गए तो। जो अल्पसंख्यक जो जितने भी है उसमें, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अन्य बौद्ध, हिंदू, जो भी जैन हो, जो भी है, उन सबको बड़ा भारी संकट में डालने वाली स्थिति आ जाएगी। तो मोदी जी इसीलिए विकास की बात नहीं करते। विकास के नाम पे इन्होंने नोटबंदी की थी, उसका हश्र आपने देख लिया। इन्होंने फॉल्टी जीएसटी लाया था विकास के नाम पे, उसका हश्र आपने देख लिया। तो जहां इनको कुछ करने को आता है वहां ये फेल हो जाते हैं। और जब इनको धर्म, हिंदू ईसाई, हिंदू और मुस्लिम और हिंदू और अल्पसंख्यक के विरोध में या यहाँ इस देश में नफरत का माहौल फैलाना होता है, वो उसमें ये पूरी तरह सफल रहते हैं। इनको ये काम आता है। और देखिए, नफरत के माहौल से आप इस देश का विकास हो नहीं सकता। कब ये मोदी जी को जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है, लेकिन अभी अगर उनको अब समझ में आ रहा है तो बहुत देर हो चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रविकांत जी, आपके पास आना चाहता हूं एक बार फिर से। रविकांत जी, कैसे देखते हैं आप, क्या जनता समझ रही है? एक बड़ा वर्ग है, जब हम भी जाते हैं चुनावी दौरों में, लोगों से बात करते हैं, तो एक वर्ग है जो बिल्कुल इस ढंग से तैयार है कि उनको ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, नफरत की राजनीति है, वो बहुत पसंद आती है। और ऐसे लोग भी मिलते हैं जो नफरत की राजनीति जिनको बहुत पसंद है, जिनको राजस्थान में बाबा बालक नाथ पसंद थे, हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, और प्रशांत टंडन जी तो उस एरिया में जाके घूम के आए थे पहले दौर में, और वो पसंद थे। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ को अब मोदी के बाद योगी ये भी कहते हैं लोग कि योगी जी वो बिल्कुल उस ढंग के हैं जिनको कि मुख्यमंत्री ही नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए, नरेंद्र मोदी के बाद वही होने चाहिए। ये तमाम बातें हैं, इस पर ज़रा अपने को इस पर चर्चा करनी चाहिए, और इसलिए भी करनी चाहिए कि एक वर्ग तैयार हो रहा है या हो गया है। इस वर्ग से, मतलब इस वर्ग को, इस क्लास को कैसे समझाया जाए कि जो नफरत आपके अंदर जहर की तरह आपके रगों में फैल रही है वो गलत है। चूंकि आप प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए भी आपसे बेहतर कौन बता सकता है इस सवाल का जवाब। इस देश में बिल्कुल स्पष्ट विभाजन हो चुका है। अब अगर हम ये कहें कि विभाजन अभी नहीं हुआ है तो फिर ये शायद मुगालते में है। हाँ, ये जरूर है कि पूरे समाज का विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन 25 से 30% लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के पक्ष में खड़े हुए हैं, और वैचारिक आधार पर, मैं विभाजन का आधार वैचारिक बता रहा हूं। दूसरा, इतनी ही बड़ी संख्या में वे लोग हैं जो इस देश में संविधान, लोकतंत्र, समाजवाद और सामाजिक न्याय, इन मूल्यों में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कि जहां पर विपक्ष उतना मुस्तैदी से लड़ता नहीं है, वहां पर भी 30, 35, 40% वोट मिल जाता है। अब रही बात इसकी कि इसके अलावा जो वोट है, जो करीब 30% लोग अगर बचे हैं, तो वो अधिकांश ये होता है कि वो नैरेटिव के आधार पर जाते हैं। नैरेटिव किसका मजबूत है, उसको, जिसको फ्लोटिंग वोटर हम लोग कहते हैं चुनावी राजनीति की भाषा में, ये 10 से 15% जो वोटर है, जो फ्लोटिंग वोटर है, वो वैचारिक आधार पर किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है, और इसीलिए वो माहौल की तलाश में रहता है। वो कभी खुल के विरोध भी नहीं करेगा उस तरह से किसी का भी, लेकिन जिस पार्टी का वो पलड़ा भारी देखता है, या इस वोटर पर थोड़ा सा अर्थ का भी प्रभाव होता है, इस पर थोड़ा
शाम को उस बोतल का भी प्रभाव होता है। तो कई तरह के प्रभाव भी इस पर डाले जाते हैं, क्योंकि यही आसानी से इधर से उधर आ जा सकता है। और उस मामले में बीजेपी का कोई शानी नहीं है। उनके पास जो संसाधन है, जो उनके पास कैडर है, जो उनके पास प्रोपेगेंडा है, अब आज की तारीख में जो वो 30% वोटर है वो बेहद बदहाली की स्थिति में, वो बेरोजगार भी है, गरीब भी है, परेशान भी है, अपमानित भी रोज हो रहा है, और वो छुटकारा पाना चाहता है। तो एक बड़ा चेंज मोदी जी के इन 10 साल में दिखाई पड़ रहा है कि फ्लोटर जो वोटर है, वो फ्लोटिंग वोटर भी परेशानी की अवस्था में है, और वो बीजेपी से मुक्ति चाहता है। वो देख रहा है कि इंडिया अलायंस खड़ा हो रहा है क्या। अगर इंडिया अलायंस मजबूती के साथ सामने खड़ा होता है और 350 सीटों पर 1 to 1 फाइट होती है, राजीव जी इस बात को समझिएगा, अगर 1 to 1 फाइट होती है तो नरेंद्र मोदी को वोट तो मिलेगा। अभी उनके पास 37% वोट है, हालांकि उत्तर भारत में वो मोर देन 50% है। तो ये जो फ्लोटिंग वोटर है वो मोदी के खिलाफ जाएगा, और उसका बड़ा नुकसान होगा मोदी जी को। और यहीं से आप विपक्ष की जीत को देखने की शुरुआत कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो कुछ पता नहीं है। तो हालात तो इस समय एंटी इनकम्बेंसी की वजह से देश में जो खराब माहौल है, जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को लगातार अपमानित किया जा रहा है, महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, वो मणिपुर से लेकर के साक्षी मलिक के आंसुओं ने बता दिया है। मध्य प्रदेश में वो आदिवासी के ऊपर पेशाब करता हुआ बीजेपी के कार्यकर्ता का अहंकार दिखाई सबको पड़ता है, और उस पर मोदी जी का कहीं कोई स्टैंड नहीं। बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत जी ने कि अभी जो खेल हुआ है उसमें तो वो आदमी स्टे लेकर के फिर से बन जाएगा। लेकिन जाट वो कौम है जो एक बार ठान लेती है तो फिर छोड़ती नहीं है, जिसको गांव की भाषा में कहते हैं ना कि रगड़ रगड़ करके मारना। तो यही होने वाला है। और वो पंजाब में सीटों पर प्रभाव, आपका उत्तर प्रदेश की 22 सीटों पर प्रभाव जाटों का, राजस्थान की 25 में से करीब करीब 25 सीटों पर प्रभाव, अगर पूरे पर ना माने तो कम से कम 1 दर्जन पर तो बड़ा प्रभाव है। दिल्ली की 7 सीटों पर प्रभाव, जम्मू की 1 सीट पर प्रभाव, महाराष्ट्र की 1 सीट पर प्रभाव। ये आपको दिखेगा कि जाट सिर्फ ये नहीं है कि वो केवल आपका हरियाणा की 10 सीटों पर प्रभाव डालने जा रहा हो, ये नहीं है, और दूसरी जगहों पर भी प्रभाव डालने जा रहा है। और यही घबराहट मोदी जी को है, और जनता में इस समय बेचैनी है। जितना आपको साइलेंट दिख रही है इस समय पब्लिक, वो साइलेंस क्या कह रहा है, वो जो तूफान के पहले की जो खामोशी होती है। लोग बहुत कह रहे हैं कि इस समय मंदिर का इशू है और बीजेपी को तो बड़ी बढ़त मिली हुई है। मैं कहता हूं अरे भाई ये खामोशी है, जरा इसको परखिएगा। और बीजेपी के साथ तो ये दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है, हालांकि मैं भाग्य दुर्भाग्य भी सबको मानता नहीं हूं, लेकिन जब जब उन्होंने अयोध्या के इशू पर चुनाव लड़ा है वो चुनाव बीजेपी हारी है। 92 में मस्जिद के विध्वंस के बाद वो चुनाव हारे, और इस बार भी अगर उन्होंने ये गलती की कि मंदिर के आधार पर वो चुनाव मैदान में जाते हैं तो जनता आईना दिखाने वाली है। क्योंकि राम के प्रति आस्था अपनी जगह है, लेकिन आप उन्हीं राम को इस तरह से अपमानित करेंगे कि कर्नाटक की बीजेपी ने दिखाया है कि मोदी जी के सामने राम नन्हे से हैं और उंगली पकड़ करके मोदी जी ले जा रहे हैं। आप इसको क्या कहेंगे? ये देखिए, धर्म के नाम पर जो विडंबना पैदा की जा रही है, लोगों को अपमान, ये हिंदुओं का अपमान है भाई। ये देखिए ये हिंदुओं का अपमान हो रहा है। ये क्या लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? और कौन राम के प्रति आस्थावादा व्यक्ति होगा जो इस चित्र को पसंद करेगा? मुझे इस पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में जहां भी हिंदू हैं, वो एक बार जरा विचार करके और ये बताएं कि नहीं साहब हमारी फिर भी श्रद्धा है,
ये शख्स कौन है? ये राम को ले जाने वाला ये शख्स कौन है? अरे साहब, लोग तो मंदिर में जाते हैं अपना घर मांगने के लिए, अपना सुख चैन मांगने के लिए, ये तो राम को ही लेके जाए। इससे बड़ा राम कथा का अपमान क्या होगा? क्या इस देश के लोग इतने बेवकूफ हैं क्या? ठीक है, वो भोले हो सकते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। वो मोदी जी को इस बार जवाब देंगे कि क्या, इसलिए मैंने कहा कि ये बीजेपी का वो टोटका ही समझ लीजिए आप, कि जब जब उन्होंने उस मुद्दे पर चुनाव लड़ा वो हारे हैं, और इस बात को बीजेपी जानती है, इसलिए सोशल इंजीनियरिंग करती है। वरना जो निषाद साहब हैं हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के, वो तो राम के बारे में क्या क्या कह चुके हैं। अगर सच में ये राम को मानने वाले लोग हों तो संजय निषाद को निकाल करके बाहर करें, तब मैं जानूं। लेकिन असल में ये राम के नाम पर नौटंकी करने वाले लोग हैं, राम के नाम पर ठगी करने वाले लोग हैं, और विशुद्ध राजनीति करने वाले लोग हैं। राम कोई राजनीति का विषय नहीं हो सकते इस देश में। ये कोई बताए मुझे हिंदू कि राम राजनीति का विषय हो सकते? राम आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन इन्होंने बना दिया है, और इससे क्या हुआ है? इससे राम का अपमान हुआ है। लोग इस बात को समझ रहे हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो साइलेंस है वो इस तूफान के पहले का साइलेंस है जो आने वाला है। अब वो मई में आता है कि फिर वो मार्च में आता है। जी राजीव जी, मार्च में आए या मई में आए, लेकिन 2024 का चुनाव अब सिर पे है, और कभी भी जब भी हो। लेकिन क्या ये तूफान से पहले की खामोशी है? सवाल तो बड़ा है। प्रशांत टंडन जी। जी राजीव जी, पहले से बात तो जो आपने जिक्र किया, जो मैंने कल बात की थी, आज मैं उसको दोहरा दूं कि जब भी सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष एकजुट हुआ है, विपक्ष ने वो चुनाव जीता है। 77 इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता पार्टी चुनाव जीती थी। राजीव गांधी के खिलाफ जन मोर्चा वीपी सिंह का राजीव गांधी को हराया था चुनाव में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए बनाया कांग्रेस के खिलाफ, तब वो जीते थे। और वाजपेयी जी के खिलाफ यूपीए बना तो वो जीते। तो आप देखिए कि जब भी विपक्ष एक होता है, भले ही वो देवगौड़ा और गुजराल जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले, लेकिन वो चुनाव में धाराशाही कर देता है, थोड़े समय के लिए भी अगर मिले तो एक तो ये बात है कि विपक्ष जो लेगेसी है भारतीय वोटर की, जो परिपाटी है, वो ये समझदारी दिखाती है कि विपक्ष जब भी एक हुआ है उसने चुनाव को जीता है। अब इसमें कोई अपवाद अभी तक तो हमारे पास नहीं है। 2024 कोई अपवाद हो जाएगा मुझे नहीं मालूम। राजस्थान में हम देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे, राजस्थान में अपवाद नहीं बना रोटी पलटने का। दूसरी बात कि पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस एक गैर कांग्रेस वोट बैंक बन गया है, और उस गैर कांग्रेस वोट बैंक में जरूरी नहीं कि सारे लोग सांप्रदायिक हों, जरूरी नहीं कि सारे लोग हिंदू मुसलमान वाले ही हों। जिस फ्लोटिंग वोट की बात कर रहे हैं रविकांत जी, वो एक गैर कांग्रेस वोट बैंक बन गया है, जो कि बड़े पैमाने पर बीजेपी के अलावा क्षेत्रीय दलों को जाता है। प्रशांत जी का शायद वीडियो डाउन हो गया है। सीधा आना चाहता हूं संजय जी। संजय जी, इस बात को जरा आगे बढ़ाइए। नहीं, मैं ये ऐसे देखता हूं कि जो भी स्थिति है, बीजेपी ने ये किया है कि कुछ लोगों को वोट दिलवाते हैं। मतलब धनखड़ जी उसके हाइट सबसे ऊपर है, लेकिन मुखिया का अपना वोटर होता है, तो मुखिया जिसको कहेगा लोग उसी को वोट देंगे।
उसको इससे मतलब नहीं है कि मोदी जी क्या दे रहे हैं, राहुल गांधी क्या देंगे, मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये क्या, क्योंकि उसकी जरूरतें जो हमारी सोसाइटी है, जो देश में हालत है, उसमें 80 करोड़ लोगों को सरकारी राशन पर निर्भर होना शामिल है और ये स्थिति बनाई गई है बाकायदा। तो अब उसमें हो ये गया है कि मुखिया जिसको कहेगा उसको वोट देना है, तो मुखिया अपने लोगों को कहेगा कि तुम कमल पे वोट डालना, वो राहुल गांधी को जाएगा, और तुम कमल पे वोट देना, मोदी जी को जाएगा। तो मुखिया ये डिसाइड करके समझा देगा कि किसको क्या कहना है, और लोग कमल पे ही वोट लगाएंगे या हाथ पे ही वोट लगाएंगे, जो कुछ भी है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि मुखिया या बहुत छोटे लेवल पे बूथ लेवल के लोग ये गाइड करते हैं कि ज्यादातर लोग जो बहुत गरीब, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वैसे लोग, और वो वोटर बहुत बड़ा वर्ग है जो इन लोगों से संचालित होता है। और चूंकि मोदी जी या बीजेपी सारे उपाय कर रही है वोट लेने के, सबको प्रभावित करने के, तो उसमें बेसिकली काम उनका है जो सब चीजें समझ रहे हैं, जो पढ़े लिखे समझदार हैं, लेकिन वो किसी को गाइड नहीं करते। तो वो गाइड जैसे हम लोग करते हैं वो करते हैं, तो हमारी बात वो सुनते नहीं है। इस तरह का जो झंझट है जो बनाया गया है बाकायदा 10 साल में, मुझे लगता है कि 10 साल में ये व्यवस्था कर दी गई है कि एक मुखिया जैसे किसी व्यक्ति को पैसे दे दो, पावर दे दो, उसका काम करते रहो, उसको लालच दे दो या उसको डरा लो, किसी भी तरह से उसको कंट्रोल कर लो, और फिर वो जो है आपके लिए वोट बटोरेगा। और वोट बटोरने के लिए जरूरत नहीं है कि वो ये कहेगा कि वो खराब है कि वो खराब है, वो कहेगा कि तुम इनको वोट दो, मैं तुम्हारा काम कराऊंगा। तो ये बहुत छोटे लेवल पे अगर चला गया है तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है मुझे लगता है। और चूंकि अपने यहाँ ऐसे लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं जो राशन बांट रहे हैं, वो कहेंगे कि राशन तुमको आगे तभी मिलता रहेगा जब हम जिसको कह रहे हैं उसको वोट दो, तो वो किसी को भी वोट दिया सकता है। और वो अगर बीजेपी का आदमी है या बीजेपी से कमा रहा है या राशन बांटने के नाम पर कुछ गड़बड़ कर रहा है, जैसे मुझे लगता है कि 80 करोड़ लोगों को राशन वाकई बट रहा है कि कम लोगों को बट रहा है, तो वो सब अपनी जगह, तो वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं बहुत बड़े वोटर वर्ग को, जिसको चुनाव प्रचार, सरकारी नीति वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है। तो वो एक बात है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग, जैसे आपने वो कहा योगी जी और मोदी जी, तो योगी जी और मोदी जी के अंतर को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज करूंगा हलाल का केस। हलाल देश भर में लागू है, यूपी में बंद कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि हलाल सर्टिफिकेशन को ऐसी बुरी चीज है या किसी भी तरह से बुरी, बोले उसको कुछ है ही नहीं। वो एक सर्टिफिकेशन है, जिसको जरूरत हो ले, जिसको नहीं जरूरत है वो ना ले। तो अगर कोई ले रहा है तो उसको बैन करने का मतलब ये हुआ कि आपने उसका मार्केट रिड्यूस कर दिया। अगर यूपी में बैन कर दिया तो प्रोडक्ट के लिए प्रॉब्लम है कि या तो वो यूपी में बेचे ही नहीं या फिर वो हलाल सर्टिफिकेशन छोड़े। तो या तो वो यूपी का मार्केट छोड़े या हलाल सर्टिफिकेशन वाला मार्केट छोड़े। तो ये मोदी जी ने कर दिखाया, सॉरी योगी जी ने कर दिखाया, लेकिन मोदी जी ने नहीं किया है। देश भर में हलाल प्रमाणन चल रहा है, और तो ये मोदी और योगी का अंतर है। तो उनका बहुत डायरेक्ट, बहुत नीचे के लेवल तक काम हो रहा है योगी जी के लेवल पे, और मोदी जी के लेवल में उस तरह का है, तो जिसका असर दिखाई दे रहा है। तो अगर मोदी के बाद योगी वाली बात आएगी तो हम वहां जाएंगे। जो वोटर को कौन समझा रहा है? वोटर को तो कोई नहीं समझा रहा है कि अगर मोदी जी के बाद योगी आएंगे तो हलाल सर्टिफिकेशन बंद हो जाएगा। हलाल सर्टिफिकेशन बंद होना प्रतीक है कि हम जो चाहेंगे वो कर देंगे। अब उसमें ये किया जा रहा है कि तानाशाही की अच्छाई बताई जा रही है। व्हाट्सएप पे कहानी आई मेरे पास कि फला जगह कोई मोटरसाइकिल, बड़ी महंगी मोटरसाइकिल से जा रहा था और वो ट्रैफिक रेगुलेशन वो किया, तो पुलिस ने उसके, किसी और देश की कहानी कि पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल को मशीन में डाल करके धूल धूल कर दिया। तो अब ये कोई कायदा कानून से थोड़ी हो सकता है, और यह कायदे कानून से थोड़ी होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी में तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन इसी की तारीफ की जा रही है। तो और इसका एग्जाम्पल बहुत पुराना है। जैन दीक्षित की किताब, जैन दीक्षित जो पुराने विदेश सचिव थे, उनकी एक किताब में लिखा हुआ है कि जब पाकिस्तान में तानाशाही थी तो इंडियन भारतीय पत्रकारों का एक दल वहां गया था और उसने कहा कि हमें किसी हिंदू तीर्थ स्थल पे जाने के लिए हवाई जहाज चाहिए। तो तानाशाह को क्या था, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, विमान मिल गया। और जब भारतीय पत्रकार लौट करके आए तो जैन दीक्षित से कहा कि देखिए कितनी जल्दी हमें हवाई जहाज मिल गया, हम घुमाए। भारत में तो प्रधानमंत्री दे ही नहीं सकता है। तो भारत का प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक होगा तो कहां से विमान दे देगा, और तानाशाह होगा तो दे ही देगा। अगर इस बेसिक चीज को हम नहीं समझे, अगर भारतीय पत्रकार तब नहीं समझ रहे थे, उसमें तो एक अभी बात और भी है संजय जी, जी, तानाशाह होगा जी, तो देना चाहेगा तब देगा। लोकशाही में तो आपका हक, और आप कह सकते हैं कि मेरा हक है, मैं चाहता हूं और आपको देना होगा। लेकिन यहाँ पे
वहां कुछ और है। बिल्कुल। तो ये बताया, ये जैन दीक्षित ने बताया, ये किताब में लिखा हुआ है, लेकिन इसको प्रचारित ऐसे किया जा रहा है जैसे कि तानाशाही बड़ी अच्छी चीज है और जो चाहे सो किया जा सकता है। वो बिल्कुल नहीं किया जा, और जो नहीं किया जा रहा है वो इसीलिए नहीं किया जा रहा है कि लोकतंत्र में किया नहीं जा सकता है, किया नहीं जाना चाहिए। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि आप विपक्षी सांसदों को बर्खास्त करके विधेयक पे विधेयक पास नहीं कराया जाता। शाह जी तो कह ही रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा कानून बना दिया, क्रांतिकारी है, सब कुछ बदल जाएगा, फैसले जल्दी होंगे, और सारे मुकदमे तो सरकार के हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर मुकदमे, जितने फैसले पिछले दिनों आए हैं, सब सरकार के हैं। तो आम आदमी के तो फैसले ही नहीं हो रहे, क्योंकि उसके लिए अदालत के पास समय नहीं है। और आप कानून बना के कह रहे हैं कि अब जल्दी फैसले होंगे, और कानून ऐसे बना रहे हैं जो विपक्ष रहता तो पास नहीं होता, और उसलिए आपने विपक्ष को हटा दिया। तो लोकतंत्र का क्या कर दिया वो तो सब लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर ये लोग समझ नहीं रहे हैं, और समझ नहीं रहे मतलब अखबार नहीं समझ रहे, पत्रकार नहीं समझ रहे, संपादक नहीं समझ रहे, और फिर भी मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं है। जैसे मोदी जी अलग अलग मुद्दे ले आते हैं, जैसे वो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वो कब पूरी हो रही थी और अभी 2028 तक नहीं होने वाली है, जबकि तभी पी चिदम्बरम ने कहा था नहीं, वो अब 2047 की बात हो गई। अब बिल्कुल बिल्कुल, तो 5 ट्रिलियन कब हो? तो मोदी जी ने जो विकास किया है वो यही है कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो है 2028 में जाके पूरी होगी, और होने वाली थी बहुत पहले। तो लेकिन इसको कोई देखता नहीं है, इसको कोई बताता नहीं है, और लोग समझ नहीं रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, बड़ा काम कर दिया, 2,05,000 हाँ वो करोड़ का कर कर्ज सारा विकास कर लेके IMF ने कहा को ये देश उनके हवाले किया था। इस देश की जनता ने जो उनके कंधे पर ये बहुत बड़ा बोझ दिया, जिसको लोग कहते हैं, उनके भक्त लोग कहते हैं कि आज़ादी मिली देश को, असली आज़ादी, तो 54 लाख करोड़ का कर्ज था, मात्र 54 लाख करोड़ का कर्ज था हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर। आज 2023 में हमारे देश के ऊपर 2,05,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। तो आप समझ लीजिए कि देश किस दिशा में जा चुका है। जी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्रशांत जी, लेकिन प्रशांत जी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रशांत जी अपनी बात पूरी कीजिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, जरा उसको पूरी कीजिए, फिर इस कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं। आज क्रिसमस है, बहुत सारे साथी हो सकता है जो क्रिसमस मनाने के लिए बाहर निकलना चाहते होंगे, तो इस कार्यक्रम को भी जल्दी ख़त्म करें। हम अपनी बात प्लीज़ रखिए। जी, तो राजीव जी, मैं ये कह रहा था कि एक वोट बैंक है जो कि गैर कांग्रेस वोट बैंक के तौर पे बन गया है, और वो आप याद कीजिए कि वो कौन सा वोट बैंक है जो बीजेपी के पास है। वो वोट बैंक वही है जिसको हम आप जानते हैं, हम लोग अपने बचपन से जानते हैं ऐसे लोगों को जो हमारे घर परिवारों में, मोहल्लों में, चाय की दुकानों में, नुक्कड़ों में मिलते थे, जो ये कहते थे कि अंग्रेज अच्छे थे, जो ये कहते थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं चल सकता, यहाँ मिलिट्री शासन होना चाहिए। ये जो समाज का हिस्सा है, ये मोदी साहब के आने के पहले तक हाशिए पर था। मोदी साहब के आने के बाद उसको नैतिक बल प्रदान हुआ है। उसको लगता है कि उनके जैसा कोई व्यक्ति पहुंच गया शीर्ष पद पर, और वो एक बड़ा हिस्सा है। दूसरी बात कि देखिए, जो नफरत की राजनीति की बात है राजीव जी, जिसकी चर्चा हम पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं, वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अभी अमरेंदु जी और रविकांत जी यही बात कर रहे थे, उसमें अब इजाफा नहीं हो रहा है। राम मंदिर से भी इजाफा नहीं होगा, वो राम मंदिर से सिर्फ इतना होगा कि हाँ, वो वोट जितना बना हुआ है वो छिटकेगा नहीं जी। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो उसमें इजाफा नहीं हो रहा है। दूसरी बात की देखिए, जो आज आपने कहा कि बड़ा दिन है ईसाइयों का, और मोदी साहब ने बहुत खुले दिल से ईसाइयों को याद किया है। मैं भी कुछ एक चीज याद करना चाहता हूँ राजीव, मोदी जी का ईसाई प्रेम। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे लिंगडो साहब, गुजरात के चुनाव हो रहे थे, और गुजरात के चुनाव के समय लिंगडो साहब ने, वो आजकल के चुनाव आयुक्त के तरह से नहीं थे लिजगिज, वो सख्त थे। उन्होंने गुजरात के चुनाव में कुछ सख्ती बरती।
तो मोदी साहब ने उनका पूरा नाम लिया, जेम्स माइकल लिंगडो, और ये बताया अपने मतदाताओं को कि ये ईसाई हैं। तो किसी को कपड़ों से पहचानवाते हैं, किसी को नाम से नाम पहचानवाते से हैं। पहचानवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रशांत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और चलते चलते एक बात जो शुरू में बतानी चाहिए थी कि आपका प्रिय चैनल डीबी लाइव लगातार नंबर 1 पे है। कल ही रैंकिंग आई, फिर से नंबर 1 पे है और ये 2023 अब बीत रहा है और इस साल सबसे ज़्यादा समय तक नंबर 1 पर बने रहने वाला चैनल जो है आपका ये डीबी लाइव हो गया है। और ये आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, जो हमें इतना प्यार देते हैं, हमारी बातों पर भरोसा करते हैं, हमारे तमाम खबरों को आप देखते सुनते उसके व्यूज बढ़ाते हैं, उनको दूसरों तक पहुंचाते हैं, ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। तो 2023 में जैसा आप लोगों का प्यार मिला वैसे ही 2024 में भी बना रहे और लगातार डीबी लाइव नंबर 1 बना रहे, यही कामना करता हूं। और आप लोगों से गुजारिश इसके लिए बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हमारी इन बातों को पहुंचाइए। ज़रूरत है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे। और जैसा कह रहे थे संजय जी कि पाकिस्तान गए तो वहाँ पर सरकार थी, तानाशाह की सरकार थी, तुरंत उनको जहाज़ मुहैया हो गया। लेकिन हिंदुस्तान में भी बिना तानाशाही में आपको हमको जो हवाई चप्पल वाले भी जहाज़ में चलें, जो बात कहते थे प्रधानमंत्री जी, वो मुहैया हो जाए तो बेहतर है। यानी जहाज़ में चले ना चलें लेकिन आम जिंदगी आपकी हमारी आसान हो, इसकी कामना ज़रूर रहेगी। आज 25 तारीख है, आज क्रिसमस है, बहुत अच्छा दिन है आज और यहाँ से नए साल की शुरुआत भी होती है। उस हिसाब से भी कहता हूँ कि सबकी कामना मनोकामना पूर्ण हो और डीबी लाइव की कामना यही है कि नंबर 1 बना रहे, आप सबका प्रेम बना रहे, ये ज़रूर हम चाहते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लगातार आप लोगों के प्रेम से, आप लोगों के स्नेह से ये हमारा चैनल जो है वो बना हुआ है नंबर 1 पे। तो बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ प्रशांत जी और स्पेशली आप तमाम हमारे जो पैनलिस्ट साथी हैं, आप सबका भी जो हमारे साथ अभी स्क्रीन पे हैं, जो हमारे साथ स्क्रीन पे नहीं हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों के कारण ये साल 2023 लगातार नंबर 1, सबसे ज़्यादा समय तक नंबर 1 बने रहने का रिकॉर्ड डीबी लाइव ने बनाया है। तो ये रिकॉर्ड बनता रहे और आगे हम ऐसे बढ़े रहें, बढ़ते चले जाएं। लेकिन 2024 में जैसी आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से सरकार बने, तो ये कामना भी है कि 2024 की सरकार आप सब जो जैसी सरकार चाहते हैं वैसी सरकार बने, जहां नफरत न हो, जहां कोई कन्हैया लाल न हो, जहां कोई लिंचिंग की बात न हो, जहां किसी अभी एक बहुत ही विभत्स तस्वीर जम्मू कश्मीर से आई है कि ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के साथ में जो कुछ किया गया भारतीय सैनिकों के ज़रिए, ये ना हो, ऐसी तमाम चीज़ें ना हो, जहां प्रेम हो, सद्भाव हो, सब आगे बढ़ें, यही कामना है। तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रशांत टंडन जी आपका, संजय कुमार साहब आपका, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे 2 साथी और जुड़े थे, मीनू जैन जी जुड़ी थी और प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े थे। आप सबका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और